हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर के CC5 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर ऑटोनॉमी एंड हाउ डज इफेक्ट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। यानी कि शिक्षक की स्वायत्तता की अवधारणा को समझाएं, यह शिक्षक के व्यावसायिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, टीचर ऑटोनॉमी क्या होती है। टीचर ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम देना। हम टीचर को फ्रीडम दे रहे हैं उसके प्रोफेशन में भी, और उसमें डिसीजन वो ले पाए, करिकुलम इम्प्लीमेंट कर पाए, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन दे पाए, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिसीजन ले पाए एंड असेसमेंट मेथड से रिलेटेड डिसीजन ले पाए। टीचर का रोल हमारा एक एजेंट ऑफ चेंज की तरह होना चाहिए, रेदर देन डिलीवर्स ऑफ प्रेस्क्राइब कंटेंट। वो सिर्फ ऐसा ना हो कि आए, कंटेंट पढ़ाए और चली जाए, क्योंकि टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसे की क्लास में किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों की किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। चलिए डेफिनेशन के दोबारा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लिटल 1995, टीचर्स ऑटोनॉमी इज कैपेसिटी ऑफ टीचर्स टू एंगेज इन सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग एंड प्रोफेशनल लर्निंग। शिक्षकों की स्वनिर्देशित शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा में संलग्न होने की क्षमता। सिमिलरली ओकी ने क्या कहा है, हमारा ओकी ने कहा है कि ये डिफाइंस करते हैं इट्स as the ability of teacher to exercise professional judgment and make instructional decisions that best serve their student needs। इनका कहने का मतलब ये है, पेशेवर निर्णय लेने और निर्देशात्मक निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं, जो उनके छात्रों की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। अब इसके की डायमेंशंस ऑफ टीचर ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या डायमेंशंस हैं इनके। पहला है करिकुलर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि टीचर को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने करिकुलम को डिजाइन कर पाए, उसे अडॉप्ट कर पाए। पेडागोजिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो चूज कर पाए अपने टीचिंग मेथड्स और टूल्स को। असेसमेंट ऑटोनॉमी हो, एबिलिटी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फेयर इवोल्यूशन मेथड्स का, यानी कि वो एबिलिटी कर पाए, उसके डिजाइन हो कि उसको कौन सा मेथड यूज करना है असेसमेंट करने के लिए, उसे उसमें फ्रीडम मिले। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी हो, इसका इन्वॉल्वमेंट हो स्कूल के डिसीजन पॉलिसी बनाने में। अच्छा, अब इसके बारे में ये देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव होंगे, अगर हम इफेक्ट क्या होंगे टीचर्स के ऑटोनॉमी के ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। तो टीचर्स autonomy play significant roles in enhancing professional development in the following ways. First, promotes reflective practices। अगर autonomy मिलेगी तो टीचर ये देखेगा कि उसने जो पढ़ाया था क्लास में क्या वो सही था, उसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्शन यानी कि ऑटोनोमस टीचर्स आर मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट नीड्स, यानी कि स्टूडेंट नीड्स के हिसाब से फिर वो अपनी स्ट्रेटजीज का यूज करेगा। रिफ्लेक्शन इज की कंपोनेंट ऑफ जॉन्स 1983। ये कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का इन्होंने दिया था, विच इज सेंट्रल टू कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि चिंताशील अभ्यास को बढ़ावा देता है अगर ऑटोनॉमी मिलती है टीचर को। तो इंकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करता है। व्हेन टीचर्स हैव अ कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग पाथ, दे आर मोर मोटिवेटेड टू परस्यू कंटिन्यूअस प्रोफेशनल लर्निंग्स सच एज वर्कशॉप्स, रिसर्च और हायर एजुकेशन। कि अगर टीचर को फ्रीडम होगी तो वो मोटिवेटेड रहेगा कि और सीखे, वो नए वर्कशॉप्स करे, वो रिसर्चेस करे और हायर एजुकेशन में जाए, वो देखे कि मतलब वो अपना प्रोफेशनली लर्निंग को कैसे कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर सकता है। वो मोटिवेट होता है कि वो नई नई चीजें सीख रहा है, ये सारी चीजें। अब फोस्टर्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। ऑटोनॉमी इनेबल्स टीचर्स टू ट्राई न्यू इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज। उन्हें स्ट्रेटेजीज को, नई नई स्ट्रेटेजीज को वो ट्राई करे, उसमें ऑटोनॉमी मिले, उसे इंटीग्रेट करे टेक्नोलॉजी के साथ, अप्लाई करे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के साथ, विच कीप्स टीचिंग डायनेमिक एंड अलाइंड विद स्टूडेंट इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड अप्रोचेस का यूज करेगा तो शिक्षण को गतिशील और छात्र हितों के साथ संरेखित रखती है। बूस्ट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन। अगर हमें ऑटोनॉमी मिलेगी, टीचर्स को ऑटोनॉमी मिलेगी, तो वो अपने काम के लिए
बहुत ही जॉब सेटिस्फाई होगा, वो इंक्रीज होगा उसका जॉब सेटिस्फेक्शन। ऐसा नहीं लगेगा भाई क्या रोज से वही काम करने लग गए हैं फिर से, ठीक है, उसे थकान महसूस नहीं लगेगी। स्ट्रेंथन प्रोफेशनल आइडेंटिटी, ऑटोनोमस जो है टीचर सीज देमसेल्फ एज अ नॉलेजेबल प्रोफेशनल रेदर देन पैसिव रिसेप्ट ऑफ पॉलिसी विच रीइंफोर्स देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज। तो व्यावसायिक पहचान को मजबूत करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक प्रोफेशनली उसकी एक आइडेंटिटी है, वो उसको रिन्फोर्स करता है, लीडरशिप की जो कैपेबिलिटीज है वो उसके अंदर बिल्ट होती है। वो ऐसा नहीं सिर्फ आ रहा है पैसिवली और कहते हैं नॉलेज दे रहा जा रहा है। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये आता है कि टीचर ऑटोनॉमी इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि विश्वास है या प्रोफेशनलिज्म है, ये इसके साथ साथ हमारा जो एम्पावर करता है टीचर्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। वी प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे ये पूछा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनजीओ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। टीचर ऑर्गेनाइजेशंस में एनजीओ का क्या रोल होता है, लोकल कम्युनिटीज का क्या रोल है एज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्या भूमिका है सपोर्ट सिस्टम में एजुकेशन में। तो बात करते हैं एनजीओ। एनजीओ क्या होती है? तो एनजीओ एक क्रूशियल सपोर्टिव रोल प्ले करती है एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली वो एरियाज, वो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये एक पार्टनर की तरह, एक इनोवेटर की तरह, एक एडवोकेट्स की तरह, एक एंड सर्विस प्रोवाइड करती है उन एरियाज में जहाँ पे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के लिमिटेड है। तो अगर बात करते हैं इनके रोल्स के बारे में, तो रोल क्या है? ये प्रमोट करती है एक्सेस टू एजुकेशन, उन एरियाओं में एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है जहाँ पर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो वो कौन से एरियाज है? रिमोट एरिया है, हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। तो उन लोगों को एजुकेशन मिल पाए तो उनके लिए एनजीओस आगे आते हैं। करिकुलम इनोवेशन एंड पेडागोजीज, मैनी एनजीओस इंट्रोड्यूस करते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोचेस को यूज करते हैं जिससे कि लर्निंग आउटकम्स हमारा इंप्रूव हो। टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटीज बिल्डिंग्स, एनजीओ जो है वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जो कि टीचर्स के प्रोफेशनल स्किल्स को इन्हेंस करे, स्पेशली उन एरियाज में जो अंडर रिसोर्स्ड एरिया है, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, उन एरियाज में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स कराई जाती हैं जिससे कि उनकी प्रोफेशनल स्किल्स और उभर कर सामने आए। एडवोकेसी एंड पॉलिसी इंगेजमेंट्स, एनजीओस क्या करते हैं? एनजीओस जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, आल्सो इन्फ्लुएंस एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं, कंडक्ट कराते हैं रिसर्च, लॉबिंग्स एंड प्रोमोटिंग राइट्स बेस्ड अप्रोचेस टू एजुकेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन अनुसंधान पैरवी करते हैं शिक्षा के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर शिक्षा नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं हमारे रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यानी कि लोकल कम्युनिटीज का क्या रोल होता है सपोर्टिंग सिस्टम में हमारे एजुकेशन में। तो लोकल कम्युनिटीज क्या होती है? लोकल कम्युनिटीज वो जो स्कूल के आसपास जो जोग्राफिकल एरिया होता है उनमें जो फैमिलीज रहती है, हमारे लोकल लीडर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो वो होते हैं लोकल कम्युनिटीज। ये देर इनका जो रोल होता है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, ये इनहेंस करते हैं हमारी क्वालिटी को, एक्सेस को और रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन को। अब देखते हैं क्या 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 चीजें होती हैं। इनहेंसिंग स्कूल पार्टिसिपेशन एनरोलमेंट्स, अब जैसे कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जो गर्ल्स हैं स्पेशली, जो कहते हैं उनको इंश्योर करते हैं कि वो बच्चे स्कूल रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो इनकरेज, लोकल लीडर्स जो है और जो फैमिलीज होती है वो इनकरेज करते हैं कि बच्चों को एनरोलमेंट हो पाए और हमारा जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो डिक्रीज हो। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, कम्युनिटीज जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती है लेबर में, मटेरियल में, फंड्स में, बिल्ड करने में, बिल्डिंग्स को मेंटेन करती है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि क्लासरूम्स हो, टॉयलेट्स हो, प्लेग्राउंड्स हो। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइज करती हैं कि मतलब जो है बच्चों को मिड डे मील मिले, ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स मिले जिससे कि वो अपनी शिक्षा अच्छे से ले पाए।
मॉनिटरिंग करती है एंड अकाउंटेबिलिटी करती है। स्कूल की जो मैनेजमेंट कम्युनिटीज होती है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होती है, वो कंपोज करती है लोकल कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, इंश्योर करती है कि अकाउंटेबिलिटी हो, यानी कि वो जवाबदेही हो, ट्रांसपेरेंसी हो फंक्शनिंग ऑफ स्कूल में, जिससे कि वो ये दे मॉनिटर करते हैं कि टीचर्स की अटेंडेंस क्या है, स्कूल स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या है, स्कूल का फाइनेंस कैसा है, ये सारी चीजें भी देखते हैं। प्रमोट करती है कल्चरली रिलेवेंट एजुकेशन को, कम्युनिटीज हेल्प करती हैं कि जो वहाँ की लोकल नॉलेज है या वैल्यूज है या लैंग्वेज है वो भी करिकुलम में इंक्लूड हो। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि दिस फॉस्टर्स कहते हैं रिलेवेंस एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी संस्कृति रूप से प्रासंगिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इनहेंस इनहेंसिंग मोरल एंड सोशल वैल्यूज, यानी नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। हमारे कम्युनिटीज में जो एल्डर्स होते हैं, फैमिलीज होती है, वो ट्रांसमिट करती हैं, क्या ट्रांसमिट करती है, एथिकल्स और कल्चर वैल्यूज को, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाए, इन्फोर्स करती हैं जो स्कूल में पढ़ाया गया है। इससे क्या होता है कि अच्छे व्यक्तित्व में विकास में मदद मिलती है। वॉलंटियरिंग एंड मेंटरिंग, स्वयं सेवा और मार्गदर्शन, यानी कि स्किल्स में इंडिविजुअल्स होते हैं कम्युनिटीज में, जैसे वॉलंटियर्स हो गए हमारे, वो एक वॉलंटियर की तरह एक्ट करते हैं, मेंटर्स की तरह एक्ट करते हैं, गेस्ट स्पीकर्स की तरह एक्ट करते हैं, इनरिचिंग करते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के लर्निंग को विद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड लोकल विजडम्स। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे एनजीओ लाइक प्रथम इन्वॉल्व करते हैं लोकल वॉलंटियर यानी शिक्षा मित्र टू असिस्ट करते हैं विद फाउंडेशन लर्निंग इन रूरल स्कूल्स। अब देखिए इसी में थर्ड पॉइंट हमारा, इसमें गिव शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो ये 8 नंबर में आ सकता है, जैसे अगर 2 क्वेश्चन दे दिए हैं तो 8-8 नंबर में लिखने होंगे, या इसमें शॉर्ट नोट 4 पॉइंट्स दे दिए हैं तो उन्हें 4-4 नंबर में करके हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका ए पार्ट, नीड फॉर डेवलपिंग अ विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। तो कैसे है? डेवलपिंग अ विजन फॉर स्कूल एजुकेशन essential for guiding the goals, practices and policies and of education institutions. A well-articulated visions act as a roadmap with that inspires all stakeholders, teachers, students, administrators, parents, and communities to work together towards a shared purpose. इसका कहने का मतलब क्या है? स्कूली शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना है और हम क्या करें, जो शैक्षिक संस्थानों के लक्ष्य हैं, प्रथाओं और नीतियों को मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक होते हैं। एक अच्छी तरह से व्यक्त किया गया दृष्टिकोण एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है, जो सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों, अभिभावकों और समुदायों को एक साझा उद्देश्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। देखते हैं क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं इसके। प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड पर्पस, यानी कि दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। एक क्लियर विजन मिलता है, क्लियर विजन गिव मीनिंग्स एंड डायरेक्शन टू ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज। इट हेल्प्स स्कूल स्टे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल रादर देन डेली ऑपरेशंस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्लियर विजन मिलता है, एक अर्थ मिलता है कि एजुकेशन एक्टिविटीज को एक दिशा मिलती है कि स्कूल ऐसा ना है सिर्फ डेली एक्टिव ऑपरेशंस पे ध्यान दे रहे, एक लॉन्ग टर्म गोल पे वो टिके रहें। कहने का ये मतलब है अलायंस स्टेक होल्डर्स, हितधारकों को एकजुट करना, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एकजुट करना होता है। शेयर्ड विजन यूनिट्स दैट्स efforts of teachers, parents, students and administrators by establishing common goals. It promotes collaborations and shared responsibility, यानी कि ये सहायक और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं, मतलब सब मिलकर आए, एक सामान्य लक्ष्य को हम निर्धारित करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रमोट्स स्टूडेंट्स लर्निंग सेंटर्ड लर्निंग। A progressive vision ensures that all educational efforts are centered on student learning, developments, and well-being rather than rigid content delivery और एग्जाम स्कोर्स। यहाँ पे कहने का मतलब है छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं है सिर्फ आए, पढ़ाए, एग्जाम में स्कोर करा और चले गए। यहाँ पे बच्चों को जो लर्निंग है उसमें स्टूडेंट लर्निंग हमारी होनी चाहिए, डेवलपमेंट हो, वेलबींग्स हो, यानी कि
ऐसा नहीं सब पढ़ाना है, बच्चों का विकास हो, कल्याण पर केंद्र हमें ध्यान देना होता है। इनकरेज इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स, नवविचार और सुधारों को प्रोत्साहित करना है। विद फॉरवर्ड लुकिंग विजन्स एंड स्कूल्स आर मोर ओपन टू इनोवेटिंग टीचिंग मेथड्स, करिकुलम्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स, इट फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यह है, भविष्यदर्शी दृष्टिकोण के साथ स्कूली शिक्षण विधियों का पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रणालियों में नवविचार करने के लिए अधिक खुले, ये निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। Supports equity and inclusion. A strong vision emphasizes inclusive education, ensure that every child, regardless of backgrounds or ability, has access to quality learning opportunity. हमें एक मजबूत दृष्टिकोण, समावेशी शिक्षा पर जोर देना है कि सब आए, सब पढ़ें। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी तरह से, बैकग्राउंड की वजह से, कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है कि सभी आकर सीख सकें और क्वालिटी एजुकेशन दे बच्चों को। बिल्ड्स इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर, हमें इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी बनानी है, बिल्ड करनी है कल्चर। School's vision shapes its values, cultures, and reputations. It becomes part of school identity and serves as a foundation for decision making and school climates. ये स्कूल की पहचान का हिस्सा बन जाता है और निर्णय लेने और स्कूल के माहौल के लिए आधार का काम करता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उनकी पहचान और संस्कृति का निर्माण करता है। Facilities, local terms, planning and policies. Having a vision allows for strategic plannings in areas such as teaching development, curriculums designs, and infrastructures and the technology integrations. हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज बनानी है, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, टीचर डेवलपमेंट करना है, करिकुलम डिजाइन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब देखते हैं हमारा पॉइंट बी इन्होंने क्या पूछा है। हमारा पॉइंट बी पूछा है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि शिक्षा में विज्ञान का क्या योगदान है। तो पहले ये पढ़ते हैं कि साइंस प्ले करता है फाउंडेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रोल्स इन एजुकेशन बाय इनहेंसिंग नॉलेज, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि साइंस हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, इनहेंस हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है हमारी टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस को। ये कंट्रीब्यूशंस गो बियॉन्ड जस्ट द साइंस क्लासरूम। ऐसा नहीं सिर्फ क्लास में सीख रहे हैं, हम क्लास से बाहर निकल के सीखते हैं। इन्फ्लुएंस करता है हमारी पेडागोजीज को, करिकुलम्स को, टेक्नोलॉजी को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इन लर्नर्स में। तो विज्ञान ज्ञान को बढ़ाकर आलोचनात्मक सोच विकसित करके और शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करके शिक्षा में एक आधारभूत और परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है। ये योगदान देता है किसमें, सिर्फ विज्ञान कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षण शास्त्र, पाठ्यक्रम, तकनीकी और शिक्षार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। आइए इसके की पॉइंट्स देखते हैं। ये डेवलप करता है हमारे साइंटिफिक एंड टेम्पर्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने से हमारी इंकरेज करते हैं, साइंस हमारा इंकरेज करता है रैशनल थिंकिंग को, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होती है, हमारे पास तर्क होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, लॉजिकल एनालिसिस होते हैं। स्टूडेंट लर्न टू क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, कंक्लूड करते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। सेकेंड पॉइंट देखिए, करिकुलम enrichments. Science enriches the school's curriculum with the essential knowledge about the natural worlds, human bodies, environment, technology, and the universe. It fosters curiosities and wonders about how things work. अब जब हम साइंस से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमें नॉलेज मिलती है नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड, ह्यूमंस बॉडी के द्वारा और इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्स में। तो ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि ये चीज हुई तो कैसे हुई। Promotes inquiry based learning. Science education introduce करती है investigate learning methods like hands on experiments, field studies and project based learning.
विच डीपन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। अगर हम कोई चीज करके देखते हैं तो हमें वो चीज लंबे समय तक याद रहती है, तो हमारी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। तो ये हमारी समझ और धारणा को गहरा करती है, इनहेंस करती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स को। By applying scientific principles, students learn how to analyze problems, formulate hypotheses, and make informed decision skills that are crucial in all aspects of life. Integration with technology and innovation. Science contributes to the development and integrations of educational technology, smart boards, simulations, virtual labs. It prepares students for technology-driven world. यानी कि एकीकरण करते हैं हम किसके साथ, इन टेक्नोलॉजी के साथ और इनोवेशंस के साथ में। हम स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, सिमुलेशंस का यूज कर रहे हैं, वर्चुअल लैब्स का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे विकास और एकीकरण में योगदान देता है। ये छात्रों को भी क्या करता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड, यानी कि तैयार हो जाते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे सीख सकते हैं। ये प्रमोट्स करता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साइंस एजुकेशन जो है बच्चों को हेल्प करती है समझने में जो क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, पॉल्यूशन है, कंजर्वेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर्स टुवर्ड द प्लैनेट्स, कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, हम पेपर बैग का यूज करना है। तो ये भी एक हमारी अवेयरनेस प्रमोट करती है एनवायरनमेंट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आती है, जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन, जैसे कि बायोलॉजी, थ्रू बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंस के द्वारा स्टूडेंट्स लर्न कर पाते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डिसीज के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, विच इज विटुअल्स फॉर वेलबींग्स, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इंस्पायर करियर एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, ऐसा नहीं है कि साइंस जो है ओपन करती है डोर के करियर के लिए, जैसे मेडिसिन में हमारा करियर हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, डाटा साइंस में हो सकता है, एंड मोर, ड्राइविंग नेशनल प्रोग्रेस एंड इनोवेशंस। साइंस इज मोर देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ज्यादा है साइंस। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ये एक तरीका है सोचने का, अंडरस्टैंड करने का वर्ल्ड को। कंट्रीब्यूट्स करती है एजुकेशन में, शॉपिंग इन्फॉर्म्ड, क्यूरियस, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन who can face future challenges with knowledge, innovations and empathy. अब देखते हैं हमारा पॉइंट सी, जिसमें क्या पूछा है। हमारा पॉइंट सी में हमारा पूछा है एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर, टीचर्स क्या है, यानी कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता क्या है। एकेडमिक फ्रीडम का मतलब क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि एकेडमिक फ्रीडम क्या है। राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ टीचर्स टू टीच, रिसर्च एंड पब्लिश फ्रीली विदाउट एक्सटर्नल अफेयरनेस, कि टीचर को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से पढ़ा सके, रिसर्च कर सके, उन्हें पब्लिश कर सके, और बाहरी व्यक्ति का कोई उसमें मतलब वो इंटरफेरेंस ना करे। वो एजुकेटर जो है वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, कंडक्ट कर सके रिसर्च इन एनी एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट करती है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, ऑटोनॉमी का, ओपन डायलॉग्स को। एकेडमिक फ्रीडम एज अ फ्रीडम ऑफ बोथ teachers and students explore, teach and discuss ideas and research without fear of repressions or censorship. की पॉइंट्स देखते हैं। फ्रीडम क्या होनी चाहिए, फ्रीडम टू टीच एंड रिसर्च, यानी कि पढ़ाने के लिए फ्रीडम हो, रिसर्च करने के लिए फ्रीडम हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है उसे डर नहीं होना चाहिए, कि सेंसरशिप का डर ना हो उसे, वो अपना कंडक्ट करे रिसर्च को किसी भी एरिया में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। लीगल प्रोटेक्शन हो, टीचर्स राइट्स आर ऑफनली लीगली प्रोटेक्टेड, टीचर्स के राइट जो है लीगली प्रोटेक्टेड हो, स्पेशली इन हायर एजुकेशन सिस्टम विद लॉज इंश्योरिंग दैट एकेडमिक फ्रीडम इज अपहेल्ड। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, while academic freedom is important, teachers are also ethical responsible for creating a respectful and inclusive academic environment. Global perspectives, different countries have varying level of protection for academic freedoms, and international agreements often set standards that national laws strive to follow. कहने का मतलब यह है जो विभिन्न देशों में शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा के अलग अलग स्तर हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते अक्सर ऐसे मानक निर्धारित करते हैं जिनका राष्ट्रीय कानून पालन करने का प्रयास करते हैं। कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस क्या होंगे, जैसे इन मॉडर्न एज
Academic freedom is challenged by external pressure like political interference है, social media influences है, and ideological conflicts within universities. अब हमारा इसमें पॉइंट डी पूछा था कि क्या करेक्टरिस्टिक होंगे गुड टेक्स्ट बुक के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है हमारा। क्लियर, जैसे हम पहला फीचर देखते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, कि बुक ऐसी हो कि वो हम जब उसे पढ़ें तो समझ पाए, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को वो भी इजी टू अंडरस्टैंड कर पाए, क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि जो सीधी और समझने में आसानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो समझ में ही नहीं आ रहे, ऐसी लैंग्वेज लिख दिया है या वो क्लियर नहीं है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी हो, इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि फैक्चुअली करेक्ट हो, अप टू डेट हो, सपोर्टेड बाय क्रेडिबल सोर्सेज हो। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो, यानी कि लॉजिकल फ्लो में होने चाहिए, क्लियर चैप्टर्स हो, हेडलाइंस हो, समराइज हो, फॉर इजी नेविगेशन होना चाहिए। इंगेजिंग एंड स्टिमुलेटिंग हो, यानी कि जो कंटेंट हो वो ऐसा हो कि वो जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हमारी जागनी चाहिए। एग्जाम्पल्स का यूज किया जाए, केस स्टडी यूज किया जाए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हो, जिससे कि हमारा जो मटेरियल वो इंटरेस्टिंग हो। कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल बैलेंस्ड हो, ऐसा है नहीं है कि मतलब जो टॉपिक है वो कंप्रेहेंसिव है ही नहीं, वेल बैलेंस्ड नहीं है। तो हमें उसमें रीडर को चीजें समझ में आनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से कवर किया जाना चाहिए, उसे समझने में ऐसा ना हो परेशानी हो। हमारा विजुअल एड्स एंड इलिस्ट्रेशंस होना चाहिए, डायग्राम है, चार्ट है, इमेजेस हो जो कि एक्सप्लेन करे। ठीक है, विजुअली जब हम कोई चीज देखते हैं तो वो अच्छे से हमें याद भी रहती है, क्योंकि देखिए देखिए आप जब कोई मूवी देखते हैं तो हम एक बार में इसे याद रख लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो उसमें चित्र वगैरह होते हैं तो समझने में काफी आसानी मिल जाती है, हो जाती है हमें। इंटरेक्टिव फीचर्स होने चाहिए, एक्टिविटी हो, एक्सरसाइज हो, क्विज हो जो प्रमोट करे एक्टिव लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट में। लैंग्वेज और टोन अच्छी होनी चाहिए, कि जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए लैंग्वेज अप्रोप्रिएट हो, टोन का वो प्रोफेशनली हो, एक्सेसिबल हो, कल्चर सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि उसने बायसनेस कर रखी है बुक के अंदर, या स्टेरियोटाइप रूढ़िवादी सोच लगा रखी है उसमें। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड कोहेंसिवनेस हो, यानी कि संगति और एकजुटता हो, यानी कि स्टाइल, टर्मिनोलॉजी हो, कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसका मीनिंग होना चाहिए। स्ट्रक्चर हो, ठीक है, जिसमें हमारा जो मेकिंग द कंटेंट इजी टू फ्लो, समझने में आसानी हो जाए। सपोर्टेड स्टूडेंट सपोर्टेड रिसोर्सेज होना चाहिए, यानी कि सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होना चाहिए, जैसे स्टडी गाइड्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू सपोर्टिंग लर्निंग। अडेप्टेबिलिटी हो, student the textbooks should be flexible enough to suits different learning environment and teaching methods, यानी कि flexible होनी चाहिए। encouragement of critical thinking, हमारे critical thinking को encourage करे। अप टू डेट कंटेंट होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज के साथ आंसर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ये पता चल जाए कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। हमारा क्वेश्चन 4 पूछा गया था, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एरिया ऑफ स्टडी, गिव योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट्स। यानी शिक्षा एक अनुशासन और अध्ययन का क्षेत्र है। तो ये क्या अनुक्षेत्र है, इस कथन के समर्थन में अपने पॉइंट बताने हैं। तो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। कहने का मतलब है शिक्षा एक अनुशासन के रूप में मानव विकास और सामाजिक प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अध्ययन का एक विकसित क्षेत्र है जो विभिन्न पहलुओं जैसे कि हमारा पेडागोजी, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड पॉलिसी मेकिंग। In recent years, education has emerged as a formal area of study at various academic level, contributing significant to both individual and collective growth. कहने का मतलब है हाल ही के वर्षों में जो शिक्षा है विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर अध्ययन के एक औपचारिक क्षेत्र के रूप में उभर रही है और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में कैसे है। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है कि मतलब एक नॉलेज है वो दूसरी सब्जेक्ट से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। जैसे अब मैथ्स हम सीखते हैं तो मैथ क्या साइंस में जो
उनके फॉर्मूलेज मैथ्स में जैसे हमने सीखा है, तो वो हमारे क्या साइंस में अप्लाई नहीं होता है क्या? तो वो सारी, यानी कि एक नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट से मतलब वो कनेक्टेड हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन, एजुकेशन इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम, अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन इंटीग्रेट करती है नॉलेज जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइंस, अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि जो इंडिविजुअल वो कैसे सीखता है, हाउ सोसाइटी फंक्शन, कैसे समाज कैसे काम करता है, हाउ एजुकेशन सिस्टम आर स्ट्रक्चर, कैसे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रक्चर किया जाता है, रिक्वायर इनपुट्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है कॉग्निटिव प्रोसेस इन लर्निंग, लर्निंग में कॉग्निटिव प्रोसेस को स्टडी करने में मदद करती है कौन? एजुकेशन साइकोलॉजी। और सोशियोलॉजी हमारा एक्सप्लेन करती है एजुकेशन में क्या करती है, कि वो हाउ एजुकेशन अफेक्ट, कैसे प्रभाव डालती है, इफेक्ट बाय सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। रियल वर्ल्ड रिलेवेंस, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है एजुकेशन में, वो इंश्योर हो कि वो रियल वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं, है ना, वो चुनौतियों से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब हम उन्हें कर पाए, देख पाए, by combining insight from different areas. Education researchers are and practitioners can be address contemporary issues like inclusive education, digital learning and global education inequalities. अब ऐसा नहीं है कि रिसर्च कर रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो रिसर्च हमने जो कंडक्ट की है और अगर वो रिसर्च हमारे हेल्प ही नहीं कर रही है आज के रियल वर्ल्ड में, के रिलेवेंस में ही नहीं है, तो उस रिसर्च का फायदा क्या? तो हमें रिसर्च कर रहे हैं तो वो हमारा जो एजुकेशन फील्ड है उसमें उसके कुछ ना कुछ योगदान तो होना चाहिए ना। एजुकेशन एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, structured knowledge base, education as a discipline has a well defined body of knowledge. It involves a systematic study of educational theory, teachings methodologies, assessment techniques and policy analysis. And university around the world offer degree in education where students gain in deep knowledge of education process, teaching strategies, curriculum designs and classroom management. अब स्ट्रक्चर नॉलेज बेस होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन हमारी ऐसी हो वो हमारी स्ट्रक्चर नॉलेज बेस हो, यानी कि एक अनुशासन के रूप में शिक्षा में ज्ञान को एक अच्छी तरह से परिभाषित निकाय निकाय होता है। इसमें शैक्षिक सिद्धांतों, शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन तकनीकों और नीति विश्लेषण को एक व्यवस्थित अध्ययन शामिल होता है, यानी कि हम सिस्टमेटिकली एक डिसिप्लिन में चलते हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालय शिक्षा में डिग्री प्रदान करते हैं। यहाँ छात्र शैक्षिक प्रक्रियाएं, शिक्षण रणनीतियों, पाठ्यक्रम डिजाइन और कक्षा प्रबंधन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। एज एन एरिया ऑफ स्टडी, एजुकेशन ऑफर अ फाउंडेशंस फॉर professionals in the field. Teachers, administrators and policy makers are trained to make informed decisions about school management, pedagogies and curriculum development. Moreover, ongoing professional development ensure that educators stay updated with latest trends, technology and research in the field. कहने का मतलब है व्यावसायिक हमारा विकास होना चाहिए। अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शिक्षा क्षेत्र में पेशेवरों के लिए एक आधार प्रदान करती है, एक फाउंडेशन तैयार करती है। शिक्षकों, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी मेकर है, वो क्या करें, वो स्कूली जो स्कूल मैनेजमेंट है या हमारे पेडागोजीज हैं, हमारे करिकुलम डेवलपमेंट में के बारे में कहते हैं जो सूचित निर्णय लेने के लिए भी ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा चल रहे व्यवसाय विकास से ये सुनिश्चित होता है कि शिक्षक क्षेत्र में हम क्या लाएं, लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट करें, एजुकेटर्स को अपडेट ट्रेंड्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, रिसर्च इन द फील्ड। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑन सोसाइटल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास पर प्रभाव, एम्पावर एंड सोशल चेंजेस होते हैं। अगर हमारी एजुकेशन जो है हार्ट होता है सोशल मोबिलिटी का, तो अगर हमें कोई भी चेंज लेके आना है तो अगर हम बच्चों को बढ़ा देंगे तो हमारी अगर पीढ़ी, इस पीढ़ी में हमने कोई क्या है ज्ञान दिया है तो हमारी सोसाइटी चेंज होने लगेगी। एक एजुकेशन जो है सोसाइटी में चेंज लाने में बहुत मदद करती है। ऐसा नहीं है कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं तो वही हम इन्फोर्स करते रहे। तो एजुकेशन होगी, जैसे हमारा सती प्रथा था तो एजुकेशन ने काफी हेल्प किया। एजुकेशन
Through the formal education system, individual for disadvantaged backgrounds can improve their quality of life. Education empower करती है वो जो disadvantaged background से जो लोग हैं उनकी लाइफ को क्या तो इम्प्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है. मोर ओवर एजुकेशन इज अ की ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज, यानी कि एजुकेशन एक की ड्राइवर की तरह रोल करती है सोशल चेंजेस में. इट शेप्स द वैल्यूज, बिहेवियर, एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, यानी कि हमारा ये कहते हैं वैल्यूज में शेप्स करती हैं, बिहेवियर को शेप करती है, एटीट्यूड्स को किसी भी इंडिविजुअल और कम्युनिटी को. इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल पॉलिसीज, इससे क्या होती है, हमारी इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है हमारी कहते हैं राष्ट्रीय नीतियां. एजुकेशन प्ले करती है सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी दैट गवर्नर इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप्स. उदाहरण के लिए जैसे फिनलैंड और साउथ कोरिया है, तो हैव यूज देयर एजुकेशन सिस्टम टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम का प्रमोट करने में, एजुकेशन डेवलपमेंट में यूज करते हैं. एंड नेशंस अराउंड द वर्ल्ड हैव इंक्रीज्डली फोकस ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन का यूज कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एजुकेशन दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि आज सारे रिसोर्सेज हम यूज करके चले जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना. कॉन्ट्रीब्यूशंस टू नॉलेज क्रिएशन, यानी ज्ञान सृजन में योगदान होता है. एजुकेशनल रिसर्च होगी, अगर हम रिसर्चेस करेंगे तो हमें कहते नई नई टीचर मैथोलॉजीज के बारे में पता लगेगा, बेटर करिकुला होगा, इंप्रूव होगा मेरे असिस्टेंट टूल्स. एजुकेशन जो है, एजुकेशन रिसर्च एड्रेस करती है क्रिटिकल क्वेश्चंस को कि बच्चे की लर्निंग कैसे बेस्ट की जा सकती है, कैसे क्या प्रभाव पड़ता है टेक्नोलॉजी का, कैसे हाउ टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट. दिस रिसर्च इज कहते हैं वाइटल्स इन ड्राइविंग एजुकेशन रिफॉर्म्स, यानी कि सुधार करती है, हमारे शैक्षणिक सुधारों को आगे बढ़ाने में भी ये शोध महत्वपूर्ण होती हैं. एविडेंस बेस्ड practices, research in education lead to development of evidence based teaching practices by studying the effectiveness of different teaching methods, materials and technologies. Education's professionals can improve their practices and enhance student outcomes. For example, जैसे हम यूज करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और पेयर लर्निंग हैज बी रिसर्च एंड शोन टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम. कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अब हम साल में एक बार एग्जाम ले रहे हैं तो भाई बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि एक साल इतना सारा बर्डन पड़ जाता है. अगर हम फॉर्मेट असेसमेंट का यूज करेंगे अगर, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने पढ़ाया तभी हमने बच्चों से क्विज के द्वारा पूछ लिया या ओरली पूछ लिया, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे मेथड कितने इफेक्टिव थे, नहीं थे, और अगर बच्चे को नहीं समझ में आया तो हम किस मेथड का यूज कर सकते हैं. तो बच्चों पे प्रेशर भी नहीं पड़ता है. एजुकेशन रोल इन ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन का रोल होता है ग्लोबलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में. जैसे अडेप्टिंग टू ग्लोबल ट्रेंड्स, यानी कि हम स्वीकार कर लेते हैं जो ग्लोबली ट्रेंड्स चल रहे हैं. अब जब अंडरस्टैंड हम ये समझ पाते हैं, जैसे कि एज अ वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजली इंटरकनेक्टेड, हम एक दूसरे जैसे फेसबुक वगैरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एड्रेस करता है नीड ग्लोबल एजुकेशन फ्रेमवर्क्स, अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल सिटीजन, क्या अंडरस्टैंड करने में मदद करता है जो चैलेंजेस है क्या ग्लोबल सिटीजनशिप के. मल्टीकल्चरल एजुकेशन and educational learning standard is essential. Through international exchange programs and online learning platforms, education enables students to engage with global issues and perspectives. भाई हम दूसरे देश के कहते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको समझ पाते हैं, मल्टीकल्चरल एजुकेशन उनको समझ पाते हैं, इंटरनेशनल लर्निंग स्टैंडर्ड क्या है, तो ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं कि, और किसके द्वारा हमारे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ये स्टूडेंट को इंगेज रखते हैं कि किसके साथ, ग्लोबल इश्यूज के साथ, और उनके जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण से हमें जोड़ने में मदद करते हैं. Incorporative technology in education, digital transformation has significantly impact education as a discipline. Education continuously adapts to technological advancement by incorporating e-learnings, virtual classes, classrooms and educational apps. Studies on technology integration in teaching provides insights on how to make education more accessible and in, engaging for students in the digital age. Educate
कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि हमने जो डिजिटल परिवर्तन ने शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। एक अनुशासन के रूप में जो हमारी ई लर्निंग है, वर्चुअल क्लासेस है या शैक्षिक ऐप को शामिल करके लगातार तकनीकी प्रगति के अनुकूल होती है। शिक्षण में हमारे जो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस है उन पर अध्ययन डिजिटल युग में छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ और आकर्षित बनाने के तरीकों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कंक्लूजन क्या आता है हमारा? कंक्लूजन आता है हमारा कि एजुकेशन एज बोथ अ डिसिप्लिन एंड एरिया ऑफ स्टडी इज अ fundamental to human development. It is an interdisciplinary field that combines insight for various academic areas, is a systematic and structured body of knowledge, contributes to social changes and drive global and technological advancement. The study of education is essential for improving not just individual learning outcome but also societal progress. Make a virtuous fields of academic inquiry. Education shapes individual society, nations, which is why it holds immense significance as a formal area of study. यानी शिक्षा एक अनुशासन और अध्ययन के क्षेत्र में के रूप में मानव विकास के लिए मौलिक है। यह एक अंतर विषय क्षेत्र है जो विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि को जोड़ता है। ज्ञान का एक व्यवस्थित और संरचित निकाय है, सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है, वैश्विक और तकनीक प्रगति को आगे बढ़ाता है। हमारा जो शिक्षा का अध्ययन न केवल व्यक्तिगत सीखने के लिए बेहतर होता है बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है, जो कि अकादमिक जांच का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। कहते हैं जो शिक्षा है व्यक्तियों, समाज और राष्ट्रों को आकार देता है। यही कारण है कि अध्ययन के औपचारिक क्षेत्र के रूप में इसका बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा, हाउ डज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इफेक्ट द एजुकेशन प्रोसेस ऑफ द कंट्री, गिव सम एग्जांपल। ये 2019 और 20 में आए हैं, तो अभी से हम आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द विजन ऑफ गांधी जी ऑन स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा पर गांधी जी के दृष्टिकोण का समझाना है। तो जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी कन्वेस्ट बेसिक एजुकेशन, यानी कि नई तालीम, बेसिक एजुकेशन को इन्होंने नई तालीम से बताया है एज एन अल्टरनेटिव टू प्योरली बुक्स बेस्ड स्कूलिंग अंडर ब्रिटिश रूल। He argued that education must develop the people's head, hand, and heart in an integrated manner, fostering self-reliance and social responsibility. महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश शासन के तहत पूरी तरह से किताबी आधारित शिक्षा, स्कूली शिक्षा के विकल्प के रूप में बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की कल्पना की थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को छात्र के सिर, हाथ और दिल को एकीकृत कर तरीके से विकसित करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले। यानी कि हम जैसे कॉग्निटिव पर हम ध्यान दें, हमारा साइकोमोटर है, अफेक्टिव डोमेन है, तो इन पर हमारा ये डेवलपमेंट हो, जिससे कि हमारा आत्मनिर्भर और सामाजिक जिम्मेदारियां को बढ़ावा मिल सके। कॉन्सेप्ट क्या थे इनके बेसिक एजुकेशन के? तो पहले डिफाइन करते हैं हम। एजुकेशन वर द चिल्ड्रंस लर्न थ्रू द एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क लाइक क्राफ्ट एंड कम्युनिटी टास्क रेदर देन रोट मेमोरी, यानी कि शिक्षा जिससे बच्चे रटने की बजाय वास्तविक उत्पादक कार्य जैसे क्राफ्ट यानी कि शिल्प और सामुदायिक कार्य के माध्यम से सीखते हैं। एम क्या था इसका? टू मेक एजुकेशन अ मीन ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सपोर्ट्स एवरी पीपल्स कंट्रीब्यूट टू स्कूल अपकीप एंड कम्युनिटी वेलफेयर, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रत्येक छात्र स्कूल के रखरखाव और जो सामुदायिक कल्याण में योगदान दे, यानी कि सेल्फ सपोर्ट हो, सब काम अपने आप करें। स्वराज इन एजुकेशन, जस्ट अ पॉलिटिकल फ्रीडम। स्वराज implies self rule. Educational freedom means learning to manage one's own life and society, यानी कि जिस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता स्वराज का अर्थ है स्वयं पर शासन करना, उसी प्रकार शैक्षिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने जीवन और समाज का प्रबंधन करना सीखना। प्रिंसिपल्स क्या थे इनके नई तालीम के?
क्राफ्ट लर्निंग क्या, क्राफ्ट सेंटर लर्निंग के लिए बात की थी। जैसे ईच कोर्स चूज अ लोकली रिलेवेंट क्राफ्ट लाइक वेविंग, पोर्ट्रिंग, एग्रीकल्चर, यानी कि प्रत्येक विद्यालय स्थानीय रूप से क्या कराए, कहते बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, कृषि, यानी कि सिखाए। ठीक है। कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल्स ग्रो स्टिमुलेसली, इसका मतलब ये है कि संज्ञात्मक और व्यवहारिक कौशल एक साथ विकसित हो, साथ साथ में चले, कॉग्निटिव और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाए। एक्टिविटी बेस्ड एंड स्किल सेंटर होना चाहिए, यानी कि बच्चा करके सीखे, टेक्स्ट बुक्स में नहीं, ऐसा नहीं है कि बस टेक्स्ट पर कहते जो टेक्स्ट बुक है यानी कि हमारी पुस्तकें हैं बच्चों के अपने अनुभव से उभरती हैं, यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। मदर टंग मीडियम होना चाहिए। अब जो गहन समझ और संस्कृति जड़ता के लिए बच्चे की घरेलू भाषा में शिक्षा दी जाए। अब बच्चा तो घर में हिंदी बोल रहा है और स्कूल में कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, तो उसमें बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, नो मैनुअल वर्क वर्सेस मेंटल वर्क, डिवाइड एवरी टास्क लाइक क्लीनिंग, कुकिंग इज रिस्पेक्टेड एंड शेयर, कोई भी शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य का विभाजन नहीं है, प्रत्येक कार्य, सफाई, खाना पकाना को सम्मान किया जाता है और उसे साझा किया जाता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम, नो शार्प स्प्लिट्स बिटवीन सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल स्टडी एंड साइंस फ्लो फ्रॉम क्राफ्ट एक्टिविटीज, यानी कि विषयों के बीच कोई तीव्र विभाजन नहीं है, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान शिल्प गतिशील गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। करिकुलम एंड मैथोलॉजी क्या थी इनकी, इनका प्रोडक्टिव वर्क एट द कोर, जैसे गार्डनिंग कराना, चरखा जलाना, टीचिंग चीज साइंस लाइक सॉइल या प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्टिव वर्क कराएं, मिट्टी के बारे में बताएं, प्लांट्स के बारे में बताएं, मैथमेटिक्स में मेजरमेंट से रिलेटेड, हिस्ट्री में कॉटन स्टेट से रिलेटेड बताएं, वैल्यूज जैसे पेशेंस, हमारा प्रेजर्वेंस प्रेजर्वेंस सिखाएं। तो नो अर्ली ट्रैकिंग, ऑल चिल्ड्रंस लर्न टुगेदर, ठीक है, बच्चे साथ में सीखते हैं, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं, जिससे हमारी जो है प्रिवेंटिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस बेस्ड ऑन एकेडमिक एंड वर्सेस वोकेशनल। यानी कि हमारा जो शैक्षिक जो है और व्यवसायिक के आधार पर हम सामाजिक स्तरीकरण को रोका जा सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए, मिलकर सीखें, ग्रुप टास्क फोस्ट करते हैं, कम्युनिटी स्प्रिट्स, म्यूचुअल हेल्प्स, लीडरशिप स्किल्स को हम बढ़ावा दें। रोल क्या होगा टीचर का, एक फैसिलिटेटर और एंड को लर्नर की तरह हो, ऐसा नहीं है सिर्फ कहते लेक्चर दे रहा है, वो गाइड करे इंक्वायरी के लिए, लर्न अलोंगसाइड चिल्ड्रंस, मॉडल्स सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड मोरल एनकरेज, यानी व्याख्यान देने की बजाय जांच का मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों के साथ सीखते हैं, सादगी, ईमानदारी और नैतिक साहस का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रिलेवेंस एंड कंक्लूजन क्या है हमारा, गांधीज विजन रिमेन्स इन्फ्लुएंटल्स मैनी एनआईसीज टोटल एम्फेसिस होलिस्टिक स्किल्स बेस्ड करिकुला एंड कैरेक्टर एजुकेशन, नई तालीम स्ट्रेस ऑन लोकल क्राफ्ट्स एंड सस्टेनेबिलिटी, current moves towards experimental learning and green schools, यानी कि इनका गांधी जी का जो दृष्टिकोण प्रभावशाली बना हुआ है, आज भी हम आज भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम के लिए पर जोर दे रहे हैं, चरित्र निर्माण पर जोर दे रहे हैं, और इसके साथ साथ कि हम स्थानीय शिल्प सिखाएं, बच्चों को स्थिरता पर जोर दें, अनुभव देकर शिक्षा दें, हरित विद्यालयों की ओर कहते हैं वर्तमान कदमों के प्रति आगे बढ़ें। अब की टेक अवे, गांधी जी बेसिक एजुकेशन सॉर्ट नॉट जस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, ऐसा नहीं सिर्फ फैक्ट्स बता दिए हैं, हम फॉर्मेशन ऑफ फ्री प्रोडक्टिव एंड एथिकल सिटीजनशिप, सिटीजन्स कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग देमसेल्व्स एंड देयर कम्युनिटीज। कहने का मतलब यह है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्य नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांसमिट कर रहे हैं तथ्य, बल्कि हमें स्वतंत्रता, उत्पादक, नैतिक और नागरिकों का निर्माण करना था, जो कहते स्वयं और अपने समुदाय का भरण पोषण करने में सक्षम हो।
अब पढ़ते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। हाउ डज द सोशल एंड, जैसे मैंने अभी बताया था, ये पहले ऊपर आया हुआ था क्वेश्चन, तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाउ डज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स अफेक्ट द एजुकेशन प्रोसेस ऑफ द कंट्री एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कैसे मतलब सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था देश की शिक्षा प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो है कंट्री का, वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। स्कूल, जैसे हमारे सोशल फैक्टर्स क्या है, जैसे कल्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, शेप द एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कहते मेन वाइज पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिसीज एंड गवर्नेंस अफेक्ट हाउ एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड, funded and delivered. These factors collectively determine the overall effectiveness and inclusivity of educational process। यानी किसी देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था उसकी शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। संस्कृति है हमारा, पारिवारिक संरचना अलग है, जॉइंट फैमिली भी है या न्यूक्लियर फैमिली भी है, सामाजिक आर्थिक यानी कि हमारे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी अलग अलग है। जैसे सामाजिक आकार शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को आकार देते हैं। इसी बीच क्या है, राजनीतिक निर्णय भी है, नीतियां भी है, शासन है, इस पर बात को प्रभावित करते हैं कि शिक्षा कैसे स्ट्रक्चर की जाए, कैसे फंडेड की जाए, कैसे डिलीवर की जाए। ये कारक जो है सामूहिक रूप से शिक्षा जो हमारी शैक्षिक प्रक्रियाओं को क्या करती है, इफेक्ट करती है। और इसके साथ साथ हमारी इंक्लूसिविलिटी ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस को भी डिटरमाइन करने में मदद करती है। जैसे इम्पैक्ट क्या होंगे हमारे सोशल सिस्टम ऑन एजुकेशन, यानी शिक्षा पर सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव क्या होगा। जैसे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं और एक्सेस टू एजुकेशन का, तो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करती है देयर एक्सेस टू एजुकेशन रिसोर्सेज को। चिल्ड्रंस फ्रॉम क्या था लो इनकम फैमिलीज ऑफनली फेस चैलेंजेस लाइक lack of infrastructure, poor nutrition and limited education material, making it difficult for them to succeed in schools. For example, in rural area of India, children from marginalized communities may not have access to quality schools, which lead to higher dropout rates। यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति और कहते शिक्षा तक पहुंच में, यानी कि व्यक्तिगत तो सामुदायिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शैक्षिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को प्रभावित करती है। कम आय वाले परिवार के बच्चों को अक्सर बुनियादी ढांचे की कमी, खराब पोषण और सीमित शैक्षिक सामग्री जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए स्कूल में सफल होना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में हाशिए में पड़े समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक स्कूलों तक पहुंच नहीं मिल पाती है, जिससे कि स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक हो जाती है। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया भी हुआ है कि एग्जाम्पल इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वर्क टू ब्रिज द गैप इन एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप। यानी कि एनजीओ और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, वो इस गैप को कहते हैं फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, फ्री स्कूल सप्लीमेंट्रीज प्रोवाइड करें, मोबाइल एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिससे कि जो डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट मिल पाए और वो भी कहते हैं शिक्षा ले पाए। Culture influences on education. In many societies, culture and traditions play a vital role in shaping education priorities. In countries with developing immigrants, gender bias and girls may be deprived of education because culture's norms place higher value on educating boys। कहने का मतलब ये है शिक्षा पर संस्कृति प्रभाव भी होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़के पढ़ें, अगर हमारे पास फाइनेंस की कमी है तो हम ये चाहेंगे कि लड़की को तो अगले घर जाना है, तो भाई इसको क्यों पढ़ाएं, हम लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इन एग्जांपल देखते हैं, इन रूरल इंडियाज कल्चर नॉर्म्स एंड समटाइम्स डिस्करेजेस गर्ल फॉर परसुइंग एजुकेशन बियॉन्ड प्राइमरी स्कूल्स, रिजल्टिंग इन लो लिटरेसी रेट्स अमंग द वुमेन्स। हाउएवर सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिसीज प्रमोट्स गर्ल्स एजुकेशन। इसके लिए हमने क्या करा है कि
सोशल मूवमेंट्स चलाए हैं, पॉलिसीज चलाई हैं, जिससे कि हम गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। जैसे हमारी एक स्कीम है जिसका एम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फैमिली स्ट्रक्चर है, द रोल ऑफ families in education is significantly in some cultures families play a vital roles in the moral development of children, impacting how they perform in schools. Families with a strong educational background tend to place higher importance on their children's educations, whereas families facing economic hardships might prioritize immediate employments over education। कहने का मतलब यह है कि फैमिली का स्ट्रक्चर भी मतलब महत्वपूर्ण होता है। अगर मेरे घर में कहते हैं हमारी जो इनकम है कम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम ये सोचेंगे भाई पढ़ के क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं मतलब सब काम करने लग जाएंगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा महत्व देते हैं एजुकेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इन इंडिया द सर्व शिक्षा अभियान इनिशिएटिव विच प्रमोट यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एम टू एड्रेस सच डिस्पैरिटीज बाय इंकरेजिंग फैमिली पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। कहने का मतलब ये है जैसे पारिवारिक संरचना शिक्षा में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कुछ संस्कृति में परिवार बच्चों के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका असर स्कूल में उनके प्रदर्शन पर भी पड़ता है। मजबूत शैक्षिक कहते हैं पृष्ठभूमि भूमि वाले परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं, जबकि आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवार शिक्षा की तुलना में तत्काल रोजगार को प्राथमिकता देते हैं। भाई इनकम कम है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे भाई पढ़ के क्या होगा, तू भी कमाने लग, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि इसी वजह से भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, जिससे कि जो है प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल किया जाए। और इनका उद्देश्य होता है कि जो शिक्षा में परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करके ऐसी असमानताओं को दूर किया जा सकता है। अब इसका क्या प्रभाव होगा, जैसे हमारे इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑन एजुकेशन, यानी पॉलिटिकल सिस्टम का क्या इम्पैक्ट होगा। पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस, द पॉलिटिकल सिस्टम प्ले करते हैं एक मेजर रोल इन शेपिंग एजुकेशन पॉलिसीज दैट इफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन अबाउट द एलोकेशन ऑफ फंड टू एजुकेशन, द फॉर्मेशन ऑफ करिकुला एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ टीचर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाउ इफेक्टिव द एजुकेशन सिस्टम इज। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारी जो एनईपी 1986 वाली थी, उसको रिवाइज एंड इट रिवाइज वर्जन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल विल टू प्रोवाइड एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसका एम क्या है कि सभी को शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले। और राइट टू एजुकेशन में हमारा यही है कि ये पास हुआ था हमारा 2009 में। अनदर एग्जांपल है, ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जिसका एम है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो हमारे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यानी शिक्षा पे जो राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव क्या होगा कि नीति निर्माण और जो पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग और इसको इम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं, तो हमारे इससे क्या होगा कि हमारी गुणवत्ता जो शिक्षा है वो प्रभावी होगी। ठीक है, इसमें उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा के लिए धन के लिए आवंटन करना, ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्माण और कहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में राजनीतिक निर्णय सीधे प्रभावित करते हैं कि शिक्षा प्रणाली कितनी प्रभावी है। जैसे हमने एनईपी में देखा, अभी सभी के लिए जो है गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था। ठीक है, और 2009 में जो पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया है 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए, ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक पहल का एक और उदाहरण है। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी कि हमारी शिक्षा और राजनीतिक विचारधारा। तो इसमें क्या है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन करिकुलम को, और ये रिफ्लेक्ट करता है सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को। गवर्नमेंट माइट शेप्स करती है टेक्स्ट बुक्स को, टीचिंग मटेरियल्स को, और हेल्प करती है हमारा विद अलाइन करती है विद देयर नेशनल narratives which can have a long term effect on how histories, cultures and politics are perceived by student। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था कुछ राजनीतिक विचारधारकों को प्रतिबिंबित करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों को प्रभावित कर सकती है। सरकार अपने राष्ट्रीय कथाओं के साथ संरेखित करने के लिए
पाठ्य पुस्तकों को और शिक्षण सामग्रियों को आकार देती है, जिसका छात्र द्वारा इतिहास, संस्कृति और राजनीति को कैसे माना जाता है, इस पर दीर्घकालीन प्रभाव होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि इन मैनी कंट्रीज हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आर रिटन इन अ वे दैट प्रमोट्स द रूलिंग पार्टीज आइडियोलॉजी, यानी कि रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी को बताता है। और फॉर एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स वर रिवाइज सर्वल time post independence to reflect a more nationalistic narratives, and these continues to affect the perspectives students develop about the country past। यानी कि हिस्ट्री की बुक से जैसे हम ये समझ पाते हैं कि हमारा कहते हैं पास्ट में हमने जो जो गलतियां की हैं, किस तरह से हम गुलाम हुए और क्या क्या किस तरह से शासन हुआ, तो वो सारी गलतियों को हम देखते हैं जिससे कि ये गलतियां आगे ना हो। हमारे स्ट्रीट जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें कई बार चेंजेस भी हुए हैं, यानी कई देशों में इतिहास की पाठ्य पुस्तक इस तरह से लिखी जाती हैं कि वह सत्ता कहते हैं रूढ़ी पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए भारत के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को स्वतंत्रता के बाद कई बार संशोधित किया गया है ताकि अधिक राष्ट्रवादी और कथाओं को प्रतिबिंबित किया जा सके, और यह छात्रों के देश के अतीत के बारे में विकसित दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। पॉलिटिकल विल्स एंड रिफॉर्म्स, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सुधार। पॉलिटिकल सिस्टम जो है डिटरमाइन करते हैं रिफॉर्म्स यानी कि सुधार करते हैं और इनोवेशंस दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एजुकेशन सिस्टम्स। Political will is essential to address educational disparities such as public and private schooling, urban and rural access, and gender equality in education. NEP 2020 in India aim to transform education landscapes by making learning more holistic, flexible, and inclusive. Policy reflect the political leadership's commitment to improve the quality of education across the country। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और सुधार है, तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में पेश किए जाने वाले सुधार और नवविचार को निर्धारित करती है। शैक्षिक असमानताएं जैसे कि सार्वजनिक और निजी स्कूल शिक्षा है, शहरी और ग्रामीण कहते हैं ग्रामीण पहुंच है, और कहते हैं शिक्षा में जो हमारा कहते हैं जेंडर क्वालिटी लेकर आए हम, और कहते हैं जेंडर जो इनक्वालिटी है इसको मतलब दूर करें। राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है। उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे हमारे NEP 2020 है, उसका उद्देश्य सीखने के अधिक समग्र, लचीला और समावेशी बनाकर शैक्षिक परिदृश्य को बदलना है। यह नीति देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका डी पॉइंट देखते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। द पॉलिटिकल सिस्टम डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स। अगर हम यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ये डिटरमाइन करती है कि क्या है टीचर एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो क्वालिटी होती है स्कूल की टीचिंग के टाइम पे वो उसको भी प्रभावित करती है। इन कंट्रीज वेयर गवर्नमेंट जो है महत्व दे टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स पे और एजुकेशन सिस्टम को बेनिफिट मिले किससे, हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन से। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय एम्फेसिंग द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। उन्होंने जोर दिया है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स पे, टीचर की ट्रेनिंग पे, स्पेशली रूरल एरिया में। इंश्योर करें कि टीचर्स के पास वेल इक्विप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि आज के बच्चों की जरूरत के हिसाब से उसके पास कहते हैं इक्विपमेंट भी तो होना चाहिए। अब टीचर है वो कोई टॉपिक पढ़ाना चाहता है जो कि टॉपिक जैसे साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो मैं बच्चों को अगर वो दिखाऊंगी तो बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर मेरे पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगी ना। तो इसलिए कि वो ये भी देखती हैं कि टीचर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स है वो इनका एम होता है कि इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, और ध्यान दे वो ट्रेनिंग ऑफ टीचर पे, टीचर्स की ट्रेनिंग पे, स्पेशली रूरल एरियाज में कि वहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट है भी जो बच्चों की जरूरत के हिसाब से होने चाहिए।
कंक्लूजन क्या आता है कि हमारे सोशल और जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं एजुकेशन प्रोसेस में इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में। यानी कि हमारी सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे एजुकेशन प्रोसेस को, किसी भी देश की जो कहते हैं एजुकेशन है उसमें। जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जैसे हमारे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, कल्चर है, जो कि इम्पैक्ट डालता है हमारे एक्सेस पे, ठीक है, इंक्लूसिबिलिटी पे एजुकेशन में। वाइल पॉलिटिकल डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रक्चर, फंडिंग और पॉलिसीज से रिलेटेड टू एजुकेशन। फॉर इफेक्टिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सुधार करना है हमें किसमें, बोथ कि हमें सोशल इक्विटी हो, पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन environment where every children has the opportunity to receive a quality education। ऐसा ना हो बस पॉलिसी बना दी है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, फंडिंग ही नहीं दे रहे हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि जिससे कि हर बच्चे को मौका मिले क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है 16 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा ये। डिस्कस करना रोल ऑफ एनजीओ। एनजीओ का रोल हमने ऊपर पढ़ा ही था। सिविल सोसाइटी ग्रुप का क्या रोल होगा, फैमिलीज का क्या रोल है, सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। एजुकेशन जो है एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट गोज बियॉन्ड द वॉल ऑफ द स्कूल। यानी कि शिक्षा एक साझेदारी जिम्मेदारी है जो स्कूल की दीवारों से परे हैं। एनजीओ जो होते हैं वो एनजीओ हो गए, हमारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, फैमिलीज है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजुकेशन को सपोर्ट करने में। दिस एक्टर्स complementary formal education by contributing to its accessibility, quality and inclusivity। ये जो हमारे कहते हैं अभिनेता हैं जैसे एनजीओ है, नागरिक समाज समूह है, पारिवारिक शिक्षा है, ये जो है कहते हैं इसकी पहुंच और गुणवत्ता और समावेशिता में योगदान देकर औपचारिक शिक्षा के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो रोल ऑफ एनजीओ का इन एजुकेशन जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या रोल है, तो मैं इनकी सिर्फ हेडलाइन पढ़ दूंगी। प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मतलब वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करना जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है। तो अंडर प्रिविलेज एरिया है जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, रिमोट एरिया है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो एनजीओ जाकर वहाँ पे कहते हैं स्कूल्स बनाते हैं, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट करते हैं एजुकेशन एनवायरनमेंट को, जहाँ पे कहते हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वहाँ पे लैकिंग है। प्रमोटिंग लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, एंड एनजीओ जो होते हैं फोकस करते हैं अडल्ट एजुकेशन पे, लिटरेसी प्रोग्राम चलाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप में, जिससे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सके। ये हेल्प करते हैं पीपल्स को, कहते हैं सभी एज के, ठीक है, एक्वायर करते हैं नेसेसरी स्किल टू इम्प्रूव करने में देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को। ये एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंजेस, यानी कि इनका योगदान पॉलिसी चेंजेस में भी होता है, ठीक है। एनजीओ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स में और पॉलिसी चेंजेस में, स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, स्पेशल नीड एजुकेशन पे, ठीक है। और ये जो है ये अक्सर जो है एंगेज होते हैं हमारे गवर्नमेंट के साथ टू पुश करने में सिस्टमेटिकल चेंज में। आगे चले क्या, सपोर्ट फॉर स्पेशल ग्रुप। ये एनजीओ जो है कहते हैं क्लोजली होते हैं विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और गर्ल्स इन रूरल एरियाज एंड स्टेट चिल्ड्रंस, ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स एंड सर्व द कैटर्स टू देयर स्पेसिफिक एजुकेशन नीड्स। यानी कि सामूहिक विशेष समूह के लिए सहायता, गैर सरकारी संगठन, विकल्प बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं तथा उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हमें हमारा कि रोल क्या है, कहते हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप का एजुकेशन के अंदर। कम्युनिटी एंड मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, जो सिविल सोसाइटी होती है, ग्रुप्स होते हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है।
तो ये मोबिलाइज कम्युनिटीज अराउंड द एजुकेशन इशूज से issues. They organize awareness campaign to promote the importance of education. यानी कि ये बताते हैं कि कहते हैं शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, particularly among marginalized group. उन एरिया जो कहते हैं उन ग्रुप्स में जो marginalized ग्रुप्स हैं, encourage करते हैं कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करें वो स्कूल एक्टिविटीज में. यानी शिक्षक मुद्दों के इधर गिधर समुदायों को कहते हैं लामबंद करने में नागरिक समाज समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, खासतौर पर हाशिए पर पड़े समूह के बीच, और स्कूल की गतिविधियों में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं. मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि निगरानी और जवाबदेही. ये जो ग्रुप जो होते हैं वो कहते हैं एज अ एक्ट करते हैं वॉचडॉग की तरह, holding together both the government and education institutions accountability for delivering quality education. These conduct research and reports on education issues and advocates for improvement in the सिस्टम. यानी कि ये समूह अक्सर निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार और शैक्षिक संस्थान दोनों को जवाबदेही ठहराते हैं कि वो जवाबदेह. वे शोध करते हैं, शैक्षिक मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं और प्रणाली में सुधार करने की वकालत करते हैं. फैसिलिटेटिंग एजुकेशनल पार्टनरशिप्स. जो हमारे सिविल कम्युनिटीज जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स क्रिएट करते हैं पार्टनरशिप किसके साथ में, कम्युनिटीज के साथ में, लोकल गवर्नमेंट के साथ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में, और ये हमारे कहते हैं कोलैबोरेशन करते हैं, इंप्रूव करते हैं एजुकेशनल आउटकम्स को. दे में आल्सो कनेक्ट करते हैं स्कूल विद कहते हैं लोकल बिजनेस फॉर इंटर्नशिप्स एंड फंडिंग एंड रिसोर्सेज. यानी कि नागरिक समूह कहते हैं समाज समूह समुदाय स्थानीय सरकारों और शैक्षिक संस्थानों के बीच भागीदारी बनाते हैं, जिससे सहयोग को बढ़ावा मिलता है, जिससे शैक्षिक परिणामों में सुधार होता है. ये इंटर्नशिप फंडिंग और संसाधनों के लिए स्कूल को स्थानीय व्यवसायों से भी जोड़ सकते हैं. सपोर्टिंग स्कूल प्रोग्राम्स यानी सामाजिक कार्यक्रमों में समर्थन देना. तो कई नागरिक समाज समूह स्कूल के बाद के कार्यक्रम, सुधारात्मक कक्षाएं और स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधित पहल भी चलाते हैं, जिससे में पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थान जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, जो छात्रों के कल्याण और शैक्षिक प्रदर्शन के लिए आवश्यक होता है. अब फैमिली का क्या रोल होता है एजुकेशन में? फाउंडेशन ऑफ लर्निंग. फैमिली play the first and most important role in child's education. They shape early learning experience such as teaching basic skills like language, numbers and social behaviors. Parental involvement in the early stage of education is crucial for academic success. यानी कि देखो हमें पता है कि हमारे जो पहला गुरु कौन होता है, हमारी माँ होती है. तो बच्चा भाषा कहते हैं घर में ही सीख जाता है, नंबर सीख जाता है, सोशल बिहेवियर सीख जाता है कि कहते हैं कोई भी आ रहा है तो उसको नमस्ते करना है, ठीक है, पैर छूने हैं. तो ये सारे एक्सपीरियंस कहते हैं बच्चे को कहते हैं घर में ही मिल जाते हैं. नहीं, सीखने की नींव कहते हैं परिवार में ही स्टार्ट होती है. परिवार बच्चों की शिक्षा में पहले और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वह शुरुआती सीखने के अनुभव को आकार देते हैं, जैसे भाषा, संख्या, सामाजिक व्यवहार जैसे बुनियादी कौशल सिखाना. शिक्षा के शुरुआती चरणों में माता पिता की भागीदारी एकेडमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है. सपोर्टिंग एजुकेशनल एस्पिरेशन यानी शैक्षिक आकांक्षाओं का समर्थन करना. पेरेंट्स ऑफन एक्ट एज अ मोटिवेटर एंड गाइड्स. यानी कि पेरेंट्स एक मोटिवेटर और गाइड्स का रूप कहते हैं तरह एक्ट करते हैं. इंकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू वैल्यू एजुकेशन यानी वैल्यू एजुकेशन सीखने में मदद करते हैं. ट्राई फॉर एकेडमिक एक्सेलेंसी. देयर इंकरेजमेंट इन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटीज वेयर एजुकेशनल अटेनमेंट इज लिमिटेड. कहने का मतलब ये है कि माता पिता अक्सर जो है हमारे प्रेरक या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हैं, महत्व देना, और जो हमारे एकेडमिक एक्सेलेंसी है उसको के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि, और उसके साथ साथ ये प्रोत्साहन उन समूहों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ शैक्षिक उपलब्धियां सीमित होती हैं. क्रिएटिंग अ conducive learning environment. Supportive family environments which includes a quiet space for study, access to resource, books, internet, etc., and
encouragement contributes significantly to a child's success in school। यानी कि स्कूल जो अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण करना, एक कहते हैं सहायक जो परिवार वातावरण होता है जिसमें कहते हैं अध्ययन के लिए एक शांत स्थान चाहिए होता है, संसाधन चाहिए होते हैं, तो वहां तक की पहुंच वहां तक पहुंच और भावनात्मक प्रोत्साहन शामिल है। स्कूल में बच्चे की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन विद स्कूल्स, यानी फैमिली एक ब्रिज एक्ट करती है, एक ब्रिज बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, एडवोकेटिंग द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, डिस्कसिंग इश्यूज विद टीचर्स एंड इंश्योर दैट देयर चिल्ड्रंस नीड आर मीट इन द स्कूल एनवायरनमेंट। पेरेंट आल्सो एडवोकेट्स फॉर चेंजेस व्हेन necessary, such as better facility on inclusive practices। स्कूल के साथ वकालत और संचार, यानी परिवार स्कूलों और समुदायों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं, अपने बच्चों की जरूरत और जरूरतों की वकालत करते हैं, यानी कि जो जरूरत है उनको पूरा करते हैं, शिक्षकों के साथ मुद्दों पर चर्चा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि स्कूल के माहौल में उनके बच्चे की जरूरत पूरी हो। माता पिता भी जरूरत पड़ने पर बदलाव की वकालत करते हैं, जैसे कि बेहतर सुविधाएं और समावेशी प्रथाएं। कंक्लूजन क्या आता है? The combined efforts of NGOs, civil society groups and families form of robust support system for education. This involvement enhance accessibility, quality and inclusiveness, help children and adults alike achieve their education goals। These support systems work together to ensure a holistic approaches to education, which is crucial for डेवलपमेंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूह और परिवारों के संयुक्त प्रयास शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली बनाते हैं। उनकी भागीदारी पहुंच, गुणवत्ता, समावेशिता को बढ़ाती हैं, जिससे बच्चे और जो हमारे एडल्ट्स हैं को अपने शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये सहायक प्रणाली शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो व्यक्तियों और समाज दोनों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। वही कहता करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे गुड टेक्स्ट बुक के, ये 2019 में और 2020 में आया हुआ था कि गुड टेक्स्ट बुक क्या है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जैसे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक सीखने को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल जानकारी प्रदान करनी चाहिए, बल्कि छात्रों को उसमें एंगेजमेंट भी होना चाहिए, वो विषय वस्तु के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना चाहिए। हमने इसके बारे में पहले बहुत अच्छे से समझ भी लिया है कि कहते हैं, हम इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं बस कि करेक्टर्स क्या है। ये क्लैरिटी और सिंपलिसिटी होनी चाहिए, यानी कि क्लियर, सिंपल और एक्सेसिबल होना चाहिए टारगेट एज ग्रुप के लिए, यानी कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स है उनको भी अच्छे से समझाया हो, यानी इजी अंडरस्टैंडेबल मैनर में होने चाहिए, एग्जांपल होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस होने चाहिए, जो कि एक समझ विकसित करने में मदद करता है। एक्यूरेसी और रिलेवेंस होना चाहिए, टेक्स्ट बुक एक्यूरेट होनी चाहिए, फैक्ट्स रिलेटेड रिलेवेंट होनी चाहिए, करिकुलम से लेटेस्ट नॉलेज में ऐड होनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट एरिया, इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट आर रिसीविंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। इंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट होने चाहिए। गुड टेक्स्ट बुक क्या होती है? जिसमें इंटरेस्टिंग कंटेंट और interactive elements हो, throw proving questions हो, it should include activities, exercise and real life example to connect theory with practice। ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी संगठन संरचना होनी चाहिए, यानी जो टेक्स्ट बुक हो वेल ऑर्गेनाइज हो, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, चैप्टर्स, हेडलाइंस, सब हेडलाइंस एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ कंटेंट होना चाहिए, उसमें समरी पॉइंट्स हो, की पॉइंट्स हो, क्या तो क्वेश्चन हो एट द एंड ऑफ द सेशन, जिससे कि बच्चा ये पता लगा पाए कि उसने कितना सीखा है। कंक्लूजन वही कहते हैं, एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई पाठ्य पुस्तक एक व्यापक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, आकर्षक, इंगेजिंग एंड इफेक्टिव उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो न केवल कहते हैं ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि छात्रों में गहरी समझ और आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करती है। रोल क्या है हमारा मैनेजमेंट में? रोल ऑफ मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्थान के विकास में प्रबंधन की भूमिका क्या होती है?
तो रोल जो है मैनेजमेंट का इन इंस्टीट्यूशन एक क्रिशियल होता है। इट आर ड्राइवन द डायरेक्शन, या डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली, गोल्स आर अचीव्ड एंड इंस्टीट्यूशन अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स। यानी कि किसी भी संस्थान में जो प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन है को दिशा, विकास और समग्र प्रभावशीलता को संचालित करता है। प्रभावी प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और लक्ष्य हासिल किया जाए, और संस्थान बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल ले। की पॉइंट्स देखते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड विजन सेटिंग्स, रणनीति, योजना और विजन सेटिंग्स। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, फॉर सेटिंग द इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल बनाए, विजन्स बनाए, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए। दिस हेल्प इंस्टीट्यूशन टू स्टे फोकस, की इंस्टीट्यूशन फोकस रहे, अलाइन करे ऑल सभी एक्टिविटीज विद इन मिशंस, इंश्योर देयर सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी कि जो प्रबंधन है यानी कि मैनेजमेंट है वो गोल बनाए। गोल कैसे, मतलब दीर्घकालीन लक्ष्य हो, विजन हो, रणनीतिक लक्ष्य कहते हैं योजनाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। इसने कहते हैं इससे जो संस्थान को केंद्रित रहने और सभी गतिविधियों को अपने मिशन के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित होता है। रिसोर्सेज का एलोकेशन हो, यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर करे कि जो रिसोर्सेज हैं यानी कि फाइनेंस, ह्यूमन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्टिवली टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंश्योरिंग दैट ईच एरिया ऑफ इंस्टीट्यूशन रिसीव द सपोर्ट्स इट नीडेड फॉर डेवलपमेंट। यानी कि प्रभावी प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन जैसे विपत्ति, जैसे मानवीय और भौतिक विभिन्न विभागों में कुशलतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था के प्रत्येक क्षेत्र को विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त हो। क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी गुणवत्ता आश्वासन और निरंतर सुधार। मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? मैनेजमेंट का प्ले करता है की रोल इन इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम फॉर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, मॉनिटरिंग करे परफॉर्मेंस को, फॉस्टरिंग करे कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दिस कैन इंक्लूड रेगुलर असेसमेंट हो, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए, रिवाइजिंग द करिकुलम टू मीट मॉडर्न एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। ऐसा ना हो कि मतलब टीचर्स कहते पुराने मेथड से ही पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए इन सर्विस में। रिवाइज, हम सिर्फ बच्चों पे ध्यान नहीं देना है, टीचर की ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है। आज की जो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि आज की नीड यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन स्टैंडर्ड है उसकी नीड्स को कहते पूरा करे। असेसमेंट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल कल्चर, यानी कि सकारात्मक संस्थागत संस्कृति का निर्माण। मैनेजमेंट क्या करे? मैनेजमेंट फोस्टर्स अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट, फोस्टिंग टीम वर्क, मोटिवेशंस एंड collaborations among staff, students and the community. A healthy institutional cultures lead to higher productivity and a better लर्निंग इन्वायरमेंट। यानी कि प्रबंधन एक सकारात्मक और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है, जिससे कर्मचारी, छात्रों और समुदाय के बीच टीम वर्क, प्रेरणा और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। एक स्वस्थ यानी कि हेल्दी इंस्टीट्यूशन संस्कृति उच्च उत्पादकता और बेहतर सीखने के माहौल की ओर ले जाती है। कंक्लूजन क्या आता है? It ensures management is a crucial driver of institutional development, ensuring that resources are used effectively, goals are met, and institutions adapt to the evolving education landscapes। यानी कि इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि जो उसने यानी कि इसका क्या एक ये महत्वपूर्ण यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है ये विकास को एक महत्वपूर्ण चालक होता है। ये सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है नहीं जा रहा है, कि लक्ष्यों को अच्छे से पूरा किया जा रहा है नहीं जा रहा है, और जो संस्था है उसका विकासशील शैक्षिक परिदृश्य के अनुकूल बने। एकेडमिक फ्रीडम हमने ऊपर पढ़ाई ही है, आपने देखा भी था, तो हम इसे अभी स्किप कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि एकेडमिक फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम टू टीच होनी चाहिए, फ्रीडम इन रिसर्च होनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम कहते हैं पॉलिटिकल रिलीजियस इंटरफेरेंस से, प्रमोट करें हम क्रिटिकल थिंकिंग को। कंक्लूजन वही आता है हमारा कि एकेडमिक फ्रीडम एक फंडामेंटल फॉर
teaching excellence and intellectual growth, ensuring that education is dynamic, progressive, and reflective of diverse perspectives. अच्छा, अब देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन कि स्कूल एज अ साइट्स फॉर सोशल चेंज, यानी कि स्कूल्स आर नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर एकेडमिक लर्निंग बेसिक एंड दे प्ले अ virtual role in bringing social changes by shaping attitude, value and behavior. स्कूल सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक लर्निंग सीखनी है, बस किताबी ज्ञान लेना है, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ क्या सीखने में मदद करते हैं। जैसे स्कूल सोशल चेंज बाय शेपिंग एटीट्यूड, सोशल चेंज हो सकता है एटीट्यूड में बदलाव हो के, वैल्यूज में और बिहेवियर में। ठीक है, प्रमोट पॉइंट्स देखते हैं हम, तो हमारे ये प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। स्कूल जो है प्रोवाइड करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, जेंडर्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, रिड्यूसिंग सोशल डिस्पैरिटीज। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्कूलों में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू चिल्ड्रन, बच्चों को अलग अलग कास्ट से आ रहे हैं, चाहे वो रिलीजन से आ रहे हैं, जेंडर से आ रहे हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबको समानता है, समान रखा जाता है। तो ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी एंड इंक्लूजन में, रिड्यूस करते हैं हमारे सोशल डिस्पैरिटी, डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज through the classroom discussions, elections and group works. Students learn about rights, responsibility and respect for diversity. यानी कि बच्चे जब जब हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, इलेक्शंस होते हैं या ग्रुप वर्क होता है, तो बच्चे अपने अधिकारों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, या रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि अगर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से, रिलीजन से है, तो वो उसका भी आदर करे। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, स्कूल हेल्प करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का, जैसे गर्ल्स हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, ये गेन करे कॉन्फिडेंस और एक्सेस करे बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को। एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, स्कूल जो है स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस फैलाते हैं, हाइजीन से रिलेटेड, जेंडर सेंसिटिविटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एंड साइंटिफिक थिंकिंग, हेल्प करते हैं ब्रेकिंग ट्रेडिशनल टैबूज, यानी कि जो पहले से चली आ रही हैं चीजें, कहते हैं पुरानी, वो उन चीजों को तोड़ने में मदद करता है। और ये एक एजेंट की तरह, जैसे अवेयरनेस, स्कूल अवेयरनेस फैलाते हैं हाइजीन से रिलेटेड, कहते हैं जेंडर सेंसिटिविटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंटिफिक थिंकिंग से रिलेटेड, कि मतलब कोई भी चीज है तो क्यों है, कहते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। हमने ये चीज साइंस में भी पढ़ी थी कि साइंस कैसे कैसे हेल्प करता है। और कंक्लूजन वही आता है, दस स्कूल एक्ट एज अ मिनी सोसाइटी, यानी कि स्कूल एक मिनी सोसाइटी की तरह एक्ट करता है। ये प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करने में पॉजिटिवली टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस। यानी हमने जैसे पढ़ा, स्कूल कहते हैं स्कूल केवल अकेडमिक शिक्षा के लिए स्थान नहीं है, वे दृष्टिकोण, मूल्यों और कहते हैं व्यवहारों को आकार देकर सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे समानता हमने पढ़ा, समानता और समावेश को बढ़ावा देते हैं। स्कूल विभिन्न जातीय, धर्म, लिंग और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर प्रदान करते हैं, जिससे सामाजिक असमानताएं कम होती हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं। कक्षा में चर्चा, चुनाव और समूह कार्यों के माध्यम से छात्र अधिकारों और कहते जिम्मेदारी और विविधता के प्रति सम्मान के बारे में सीखते हैं। शिक्षा के कहते हैं माध्यम से हम कहते हैं स्कूल जैसे जो शक्तिकरण सीखते हैं। जैसे स्कूल हाशिए पर पड़े जो कहते समुदाय हैं, उनको कहते हैं आत्मविश्वास और बेहतर जीवन के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है। आधुनिकरण के एजेंट, जैसे स्कूल स्वच्छता, लिंग संवेदनशीलता, पर्यावरण, वैज्ञानिक सोच के बारे में जागरूकता फैलाते हैं, जिससे पारंपरिक वर्जनाओं को तोड़ने में मदद मिलते हैं, यानी कि कहते जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको तोड़ने में मदद मिलती है। निष्काय इस प्रकार कहते स्कूल छोटे छोटे समाज के रूप में कार्य करते हैं, जो व्यक्तियों को सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में सकारात्मक योगदान के लिए तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हमारा, एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स, हेडमास्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल प्रबंधन में कहते शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों और प्रशासकों की बदलती भूमिकाओं को व्याख्यान करें। इन द 21वीं सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी में शिक्षा अब केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं रह गई है, यानी कि एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम टीचिंग, इट डिमांड्स इफेक्टिव मैनेजमेंट,
ये अब डिमांड करते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट की, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की, लीडरशिप्स की एंड कोलैबोरेशंस की। परिणाम स्वरूप कहते हैं जो हमारे जो रोल ऑफ टीचर्स हैं, लीडर, हेडमास्टर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अब शिफ्ट हो ट्रेडिशनल टू डायनेमिक एंड मल्टीफेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि शिक्षकों या प्रधान अध्यापकों और स्कूल प्रशासनों की भूमिका पारंपरिक से गतिशील और बहुआयामी जिम्मेदारियों में बदल गई है। अब बात करते हैं कहते हैं चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों की बदलती भूमिकाएं। टीचर अब ऐसा नहीं है कहते हैं कि आ रहा है बस पढ़ा रहा है, ये एक फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। टीचर्स नाउ गाइड स्टूडेंट्स इन एक्सप्लोरिंग नॉलेज रादर देन जस्ट डिलीवरिंग लेक्चर, यानी सीखने में सुविधा प्रदान करने वाले, यानी शिक्षक अब केवल व्याख्यान देने के बजाय छात्रों को ज्ञान की खोज में मार्गदर्शन में भी करता है। यूज करना टेक्नोलॉजी के, टीचर्स अडॉप्ट करते हैं डिजिटल टूल्स लाइक स्मार्ट बोर्ड्स, ई कंटेंट्स, ब्लेंड लर्निंग्स, mentorships, provides emotional and academic supports, addressing the holistic development of learner, यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इमोशनल और कहते हैं एकेडमिक सपोर्ट भी देता है। कोलैबोरेट यानी सहयोगी, वर्क विद पीयर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी टू इनहेंस द सोशल स्कूल इन्वायरमेंट, यानी स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए साथियों, अभिभावकों और समुदायों के साथ मिलकर काम करें। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इंगेज इन रेगुलर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटीज बिल्डिंग्स वर्कशॉप्स टू स्टे अप टू डेट, यानी कि टीचर्स की अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हम वर्कशॉप्स कराते हैं, जैसे इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग होती है। अब हेडमास्टर और प्रिंसिपल के रोल क्या है? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप्स, यानी कि इंश्योर करिकुलम डिलीवरी एंड एकेडमिक एक्सीलेंसी, ये देखें कि करिकुलम की जो डिलीवरी है, करिकुलम डिलीवरी और एकेडमिक एक्सीलेंसी को सुनिश्चित करें। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट्स, यानी कि निरीक्षण करें, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निरीक्षण करें, इन फाइनेंस देखें या ह्यूमन रिसोर्सेज को देखें, उनका रिकॉर्ड रखें। कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी कि बिल्ड करें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ, जो है हमारे पेरेंट्स के साथ, एनजीओ के साथ, सोशल अथॉरिटीज के साथ। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग, इसमें यानी कि निगरानी करें, मूल्यांकन करें, सुपरवाइज करें टीचर की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट के आउटकम्स को, स्कूल के डेवलपमेंट प्लान्स को। दूरदर्शी हो, यानी कि सेट करे गोल इंस्टीट्यूशंस के लिए। स्कूली कहते जो स्कूल प्रथाओं में नवचार को बढ़ावा दे। अब हमारे कहते क्या रोल चेंज हो रहे हैं मेरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के, तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस, यानी कि इन्फोर्स करना, जैसे हमें जो पॉलिसीज बनाई गई हैं एजुकेशन स्कीम, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, मिड डे मील स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना, तो ये एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग करना, डिजाइन करना एनुअल वर्क प्लान को, ठीक है, यानी कि वार्षिक कार्य कहते योजनाएं तैयार करना, कंडक्ट करना इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना, मॉनिटर करना स्कूल परफॉर्मेंस को। रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि इंश्योर करना कि जो है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ग्रांट्स का या नहीं, टेक्स्ट बुक्स का या फिर टीचर पोस्टिंग का। कैपेसिटी बिल्डिंग्स, यानी कि जैसे ऑर्गेनाइज करना टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स डिस्ट्रिक्ट्स और लोग कहते हैं ब्लॉक लेवल पर। कोऑर्डिनेशन में जैसे मतलब हमें यानी सरकारी स्कूल और समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करें। कंक्लूजन क्या आता है हमारा, जो हमारे टीचर्स हैं, जो टीचर्स के रोल्स हैं, हेडमास्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये कहते हैं आज की जो डिमांड है एजुकेशन में को उसके साथ मीट करें, ठीक है, शिक्षा की बदलती मांगों को पूरा करें, ठीक है। आज वह केवल कहते हैं सेवा प्रदानता नहीं है, बल्कि स्कूली प्रबंधन में नेता, योजनाकार और परिवर्तन एजेंट है। स्कूल की सफलता के लिए हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स को मस्ट वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेट एंड स्टूडेंट सेंटर मैनर, यानी कि एजुकेशन स्टूडेंट यानी कि छात्र केंद्रित तरीके से मिलकर काम करना चाहिए। अब आते हैं हमारे 2022 के क्वेश्चंस पे, 2022 के क्वेश्चन पे। जैसे हमने यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें यह था एक्सप्लेन करें एजुकेशन एज एन डिसिप्लिन
एंड एन एरिया ऑफ स्टडी। अब इसमें हमारा जो है इन्होंने दे दिया है कि एक्सप्लेन करें एजुकेशन एज एन एरिया ऑफ स्टडी, उसके साथ हमारा जोड़ दिया है कि इट रिलेटेड टू करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग। तो अब इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, तो शिक्षा का अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में तथा पाठ्यक्रम में शिक्षण और अधिगम से इसके संबंध को समझाए। तो एजुकेशन इज अ बोथ a process and area of academic study that focus on how individual acquire knowledge। इससे हम ये पता लगाते हैं कि हम इस पे फोकस करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे ज्ञान को अर्जित करता है, वैल्यूज को कैसे अर्जित करता है, स्किल्स को, सोशल बिहेवियर को। और डिसिप्लिन क्या है बताता है हमारा, एजुकेशन ड्रॉ करता है फील्ड फ्रॉम, कहाँ से एजुकेशन ड्रॉ फ्रॉम द फील्ड लाइक फिलोसफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द ह्यूमन लर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम। यानी शिक्षा एक प्रक्रिया अकेडमिक अध्ययन का क्षेत्र दोनों है, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति ज्ञान, मूल्य और कौशल सामाजिक व्यवसाय कैसे प्राप्त करता है। एक अनुशासन के रूप में शिक्षा मानव सीखने और संस्थागत प्रणालियों को समझने और सुधार के लिए दर्शन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्र से प्रेरणा लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन एज एन एरिया ऑफ स्टडी कैसे है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। एजुकेशन जो है इंटीग्रेट करती है इनसाइट फ्रॉम फिलोसफी, जैसे वैल्यू और एम्स हो गए, साइकोलॉजी से लर्निंग एंड मोटिवेशन हो गई, सोशलॉजी से सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री से इवोल्यूशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। यानी कि ये एक दूसरे, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दूसरे कनेक्टेड है। ब्रांचेस क्या है हमारी स्टडी की, जैसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है। फिलोसफी एजुकेशन में हम एक्सप्लोर करते हैं पर्पस और मीनिंग एजुकेशन का। सोशियोलॉजी में क्या है हमारा, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप कहते हैं सोसाइटी का और कहते हैं एजुकेशन के बीच में क्या संबंध है। साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं, फोकस करते हैं कि चिल्ड्रन का डेवलपमेंट के पे फोकस करते हैं, मोटिवेशन पे फोकस करते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग पे फोकस करते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड पॉलिसी में हम एग्जामिन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम पे। और करिकुलम स्टडी में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट शुड बी टॉट, क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, किसको सिखाना चाहिए। ठीक है। और प्रोफेशनल रिलेवेंस में एजुकेशन हेल्प करती है प्रिपेयरिंग टीचर्स, करिकुलम डेवलपर्स एंड रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। अब इसका रिलेशन क्या है विद करिकुलम, तो हमारे करिकुलम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, यानी कि करिकुलम जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है एम, वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन इन अ गिवन सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी में जो करिकुलम है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एम क्या है, वैल्यूज क्या है, गोल्स क्या है ऑफ एजुकेशन के, जो हम सोसाइटी यानी कि हमारे जो कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम कहते हैं किसी दिए गए समाज में शिक्षा के उद्देश्य, मूल्य और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। डायनेमिक करिकुलम डिजाइंस यानी कि गतिशील पाठ्यक्रम डिजाइंस, यानी कि बेस्ड ऑन एजुकेशन थ्योरीज, नीड्स ऑफ लर्नर्स एंड चेंजिंग सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। यानी शैक्षिक सिद्धांत विद्यार्थियों की आवश्यकता और बदलते सामाजिक संदर्भ पर आधारित हो। करिकुलम डेवलपमेंट Curriculum development involves educational thinkers, subject experts, and policymakers guided by the academic study of education। यानी कि शिक्षा के आध्यात्मिक अध्ययन द्वारा निर्देशित शैक्षिक विचारों और विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को शामिल करता है। रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, करिकुलम इंश्योर करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि सबको मौका मिले, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि हाशिए पे जो पढ़े समूहों के लिए सीखने के लिए अवसर सुनिश्चित करता है। यानी पाठ्यक्रम सभी के लिए है। रिलेशन क्या है विद टीचिंग लर्निंग, तो यानी शिक्षण अधिगम के साथ संबंध। तो फाउंडेशन फॉर पेडागोजी, एजुकेशन साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है टूल ये समझने में कि हाउ स्टूडेंट लर्न, बच्चा कैसे सीखता है, और हाउ टीचिंग कैन बी अडेप्टेड, कैसे टीचिंग अडेप्ट की जाए इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से। यानी कि कहते हैं हर बच्चे, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हर बच्चे के समझने का तरीका अलग है, हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग है। तो हमें पेडागोजी ये मदद करती है कि बच्चा कैसे सीखता है और कैसे इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से टीचिंग को अडेप्ट किया जाए।
ठीक है। टीचिंग मेथड्स, एजुकेशन रिसर्च जो है हेल्प करती है डेवलपिंग लर्निंग सेंटर्स, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशंस ड्रॉ करती है फ्रॉम एजुकेशन स्टडी टू बिल्ड मीनिंगफुल एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स को। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन हेल्प करती है टीचर को ये समझने में कि अंडरस्टैंड करने में डाइवर्स लर्नर्स को, और कहते हैं फोस्टर्स करती है इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को। कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि एजुकेशन एक फील्ड ऑफ स्टडी प्रोवाइड्स अ कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल फाउंडेशन फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव करिकुला एंड इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट इंश्योर दैट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस आर साइंटिफिक, चिल्ड्रन सेंटर, यानी कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस साइंटिफिक हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, इंक्लूसिव हो, अलाइन हो सोशल गोल्स के हिसाब से। हम क्योंकि शिक्षा तो समाज के लिए ही है ना। एजुकेशन करिकुलम्स एंड पेडागोजी आर इंटरलिंक्ड कंपोनेंट दैट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू मीनिंगफुल लर्निंग। यानी अध्ययन के क्षेत्र के रूप में शिक्षा प्रभावी पाठ्यक्रम तैयार करने और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक वैचारिक और व्यवहारिक आधार प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करती है कि शैक्षिक अभ्यास वैज्ञानिक हो, बाल केंद्रित हो, समावेशी और सामाजिक लक्ष्यों के साथ मतलब कनेक्टेड हो। और इस प्रकार शिक्षा पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र आपस से में जुड़े एक वे घटक हैं जो एक साथ मिलकर सार्थक सीखने में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एलुबरेट इन डिटेल द डायनेमिक रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। कि वही क्वेश्चन जैसे सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ शिक्षा के गतिशील संबंध पर विस्तार में प्रकाश डालें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था। तो जैसे एजुकेशन इज नॉट एन इंसुलेटेड एक्टिविटी, शिक्षा कोई कहते अलग थलग गतिविधि कहते हैं गतिविधि नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले में सीख ली जाएगी। इट इज अ डीपली intertwines with the both social and political process। यानी ये समाज और राजनीतिक दोनों प्रक्रियाओं से गहन से जुड़ी हुई है। ये कहते समाज में मूल्य, जरूरतों और संरचनाओं को दर्शाती है, राजनीतिक विचारों और राज्यों की नीतियों से प्रभावित होती है। बदले में कहते शिक्षण नागरिकों के व्यवहार और सामाजिक मापदंडों और राजनीतिक जरूरतों को जागरूकता को आकार देती है। जैसे एजुकेशन एंड सोशल प्रोसेस, एजुकेशन एक सोशल एजुकेशन इज अ टूल ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस एंड प्ले अ की रोल इन। तो जैसे कल्चर ट्रांसमिशन, तो एजुकेशन जो है सोशल प्रोसेस में कैसे जुड़ी हुई है? तो कल्चर ट्रांसमिशन, इट पास ऑन सोसाइटल वैल्यूज, ट्रांसमिशन ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि एजुकेशन हमारा जो है हमारे जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने में मदद करती है एजुकेशन हमारा। सोशल इंटीग्रेशन हमें बांध कर रखती है, यानी कि स्कूल्स ब्रिंग टुगेदर स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स प्रोमोटिंग यूनिटी एंड टॉलरेंस। यानी कि हम सब मिलजुल कर रहे, सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है। सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स एंड अटेन अपवर्ड मोबिलिटी। यानी कि हम सबको इक्वल प्रोवाइड सोशल एजुकेशन जो है प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी ओवरकम सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स होती है उनको कम करती है और सभी को शिक्षा समान मिल पाए। सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी प्रोग्राम जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई, इंक्लूसिव स्कूलिंग एम हो गया, रिड्यूस करती है इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। मॉडर्नाइजेशन, थ्रू द स्कूल कैच साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल को फॉर पार्टिसिपेशन मॉडर्न नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के लिए। सोशल अवेयरनेस, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स बिकम अवेयर ऑफ राइट्स। यानी कि जो सोशल अवेयरनेस लेके आती है एजुकेशन, जैसे हम अपने अधिकारों की ड्यूटीज के बारे में, जैसे हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, लीडिंग टू अ मोर एक्टिव एंड जस्ट सोसाइटी। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं। एजुकेशन एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? एजुकेशन प्ले करती है क्रूशियल रोल इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग्स एंड इंक्लूडिंग।
नेशन बिल्डिंग्स, यानी कि ये प्रमोट करते हैं नेशनल आइडेंटिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बाय इंस्टॉलिंग सिविल वैल्यूज। सिविल वैल्यू को इंटीग्रेट करने से हमारी मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी प्रमोट होती है, यूनिटी, हम एक हैं, इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट टू डेमोक्रेटिक आइडियाज, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप, एजुकेशन empower करती है सिटीजन को टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, वोट वाइसली एंड होल्ड लीडर्स अकाउंटेबिलिटी। यानी कि एजुकेशन से हमें पता होना चाहिए कि मतलब हम अपना वोट वाइसली दें, अपनी गवर्नेंस को कहते हैं चुनने के लिए, और एक ऐसा नेता लेके आए, अच्छा नेता लेकर आए। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पॉलिसी जैसे NEP 2020 रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्लान्ड नेशनल डेवलपमेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स लाइक कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी, इन्वॉल्व करती है कम्युनिटी मेंबर इन स्कूल डिसीजन मेकिंग, प्रोमोटिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल डिजाइन्स में इन्फ्लुएंस करिकुलम्स, टेक्स्ट बुक्स कंटेंट एंड इंस्टीट्यूशनल priorities which shape the outlooks of future citizens। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये अभी मैं सिर्फ हेडलाइन से पढ़ रही हूँ क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं इस विषय में। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड डायनेमिक नेचर, एजुकेशन, सोसाइटी और जो पॉलिटिक्स है वो इन कांस्टेंट interactions as a society involves education adapts and in turn education initiates further social changes। Political stability promotes educational expressions, conversely mass education support political maturity and civil peace। Reforms in education often arises from social movements, example woman empowerment, एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। एग्जाम्पल में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स एंड दलित राइट्स। यानी कि पारंपरिक प्रभाव और गतिशील प्रकृति। शिक्षा एक समाज और राजनीतिक निरंतर अंत्यक्रिया में है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है शिक्षा अनुकूलन करती है और बदले में शिक्षा आगे सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत करती है। राजनीतिक स्थिरता यानी शैक्षिक विस्तार को बढ़ावा देती है, जिसके विपरीत कहते हैं जन शिक्षा राजनीतिक परिपक्वता और कहते हैं राजनीतिक शांति का समर्थन करती है। शिक्षा में सुधार अक्सर सामाजिक आंदोलन जैसे कि महिला शक्तिकरण और पर्यावरण जागरूकता और राजनीतिक संघर्षों जैसे कि उपनिवेशवाद और विरोधी आंदोलन और दलित अधिकार से उत्पन्न होते हैं। कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन, द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इज डायनेमिक। यानी कि ये एक गतिशील है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और एजुकेशन शेप करती है सोशल कहते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज को, while also being shaped by a social structure and political environment for a just and progressive society. This relationship must be balanced, inclusive and empowering। कहने का मतलब यह है कि एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के लिए यह संबंध संतुलन और समावेशी सशक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर से आप क्या समझते हैं? एलिब्रेट करें इनके स्टेक होल्डर्स के रोल एजुकेशन में इन टर्म्स ऑफ देयर पार्टिसिपेशन। स्टेक होल्डर यानी कि हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन आर ऑल इंडिविजुअल्स। यानी शिक्षा में हितधारक वे सभी व्यक्ति हैं, समूह है, ये संगठन है जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहते हैं रूप से शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं और उसे प्रभावित भी करते हैं। ये वह विभिन्न स्तरों पर कहते हैं शिक्षा प्रक्रियाओं के निर्णय लेने
और इम्प्लीमेंटेशन करना, सपोर्ट करना एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एट अ वेरियस लेवल। दे कंट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग में, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन होता है डिसीजन मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन करने में, सपोर्ट करने में, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एट वेरियस लेवल पे अलग कहते हैं जवाबदेही में योगदान करते हैं। अब हम इनके टाइप पढ़ें। एजुकेशन स्टेक होल्डर कौन होता है? तो पहले तो हमारा स्टूडेंट होता है, क्योंकि हम जो शिक्षा है किसके लिए, हमारे छात्र के लिए, यानी प्राथमिक लाभार्थी के रूप में शिक्षा कहते हैं प्रक्रिया में के केंद्र में है कौन? स्टूडेंट। पेरेंट्स हमारे यानी गार्जियंस हो गए, सपोर्ट करते हैं लर्निंग एट होम, यानी कि एजुकेशन में बच्चे को घर पे मदद करते हैं, सपोर्टिंग लर्निंग एट होम, कोलैबोरेट करते हैं टीचर्स के, यानी कि टीचर से शिक्षकों के साथ सहयोग करते हैं। टीचर्स हैं हमारे डिलीवर इंस्ट्रक्शंस एंड असेस लर्निंग, यानी निर्देश देते हैं और सीखने का आंकलन करते हैं। स्कूल हेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज स्कूल ऑपरेशंस एंड लीड द एकेडमिक टीम्स, यानी कि स्कूल संचालन का प्रबंधन करते हैं और शैक्षिक टीम का नेतृत्व करते हैं। गवर्नमेंट कौन से सेंट्रल स्टेट लेवल पे फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज को, फंड्स एंड रेगुलेट करती है एजुकेशन को। कम्युनिटी मेंबर्स प्रोवाइड लोकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटर्स स्कूल फंक्शंस, यानी कि समुदाय के जो सदस्य हैं जो स्थानीय सहायता, बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और स्कूल के कामकाज की निगरानी करते हैं। एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करते हैं इनोवेशंस को। एनजीओ जैसे हमने पढ़ा भी था ऊपर कि एनजीओ सपोर्ट करते हैं इनोवेशन को, रिसोर्सेज को, आउटरीच प्रोग्राम्स। अब पढ़ते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स के रोल क्या है और उनका पार्टिसिपेशन क्या है। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन देखते हैं। तो ये यहाँ पर आना था, ये इधर की तरफ पॉइंट है हिंदी में, तो ये थोड़ा गलत हो गया है, अब देख लीजिएगा। तो अब देखिए बात करते हैं रोल क्या है एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर। तो स्टूडेंट की बात करते हैं तो पार्टिसिपेट इन क्लासरूम लर्निंग, यानी कि कक्षा शिक्षण, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों और छात्र परि परिषदों में भाग लेता है, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज में, स्टूडेंट काउंसिल्स में। ठीक है। देयर फीडबैक इज एसेंशियल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट टीचर मेथड्स, यानी कि भाई हम कर किसके ले रहे हैं, इस बच्चे के लिए तो कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए तो कर रहे हैं, तो इनका फीडबैक जो है करिकुलम डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है टीचिंग मेथड्स में। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा पीटीए में, कहते हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में या स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज में, इनका पार्टिसिपेशन होता है। और ये मॉनिटर करते हैं बच्चे की लर्निंग को घर में, इंश्योर करते हैं रेगुलर अटेंडेंस हो। ठीक है। और पार्टिसिपेट करते हैं इन स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लानिंग में, घर पे पढ़ाई की निगरानी करते हैं, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं, स्कूल सुधार योजना में भाग लेते हैं। टीचर्स की बात करें, टीचर हमारा अब कहते हैं एज अ फैसिलेटर होता है नॉलेज को, एज अ फैसिलेटर ऑफ नॉलेज होता है, मेंटर होता है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि करिकुलम जो बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम टीचर का ही होता है। इंगेज करते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंड कंट्रीब्यूट करता है टू स्कूल पॉलिसी थ्रू द टीचर कहता है फॉरम, यानी कि निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न हो और शिक्षक कहते हैं मंचों के माध्यम से स्कूल नीति में योगदान दे। स्कूल हेड्स और प्रिंसिपल का क्या काम है? तो जो लीड करते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, यानी कि स्कूल का प्रशासन है, पाठ्यक्रम जो नियोजन है, प्लानिंग करने में, स्टाफ का कोऑर्डिनेशन करने में, कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप में, ये क्या करते हैं? लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब एक्ट करते हैं ये ब्रिज, यानी कि पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहते हैं ये एक ब्रिज, यानी कि एक सेतु के रूप में काम करते हैं। स्कूल का स्तर पर नीति और जो इम्प्लीमेंटेशन है के बीच में एक सेतु के रूप में काम करते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज, सरकारी निकाय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है जैसे फॉर्मुलेट करी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020 बनाई है, ये पॉलिसी बनाने का काम कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स है, जैसे मिड डे मील है जैसे 1995 में आई थी, समग्र शिक्षा है और समग्र शिक्षा में मतलब सबको शिक्षा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट है, मेंटेन करते हैं एजुकेशन इक्विटी एंड स्टैंडर्ड थ्रू मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशंस, यानी कि निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से शैक्षिक समानता और मानकों को बनाए रखना।
कम्युनिटी मेंबर्स की बात करें तो कम्युनिटी मेंबर का क्या रोल होता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन में, कहते हैं सेफ्टी मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने में लोकल नीड्स टू मेक द करिकुलम मोर रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल, यानी कि व्यवहारिक बनाने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करते हैं। एनजीओ का क्या है और प्राइवेट सेक्टर्स का, जैसे प्रोवाइड करते हैं इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना, पार्टनर की तरह रोल होता है उनका गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, टू इम्प्रूव करते हैं एक्सेस, इंक्लूजन एंड लर्निंग आउटकम को, यानी कि नवीन शिक्षण सामग्री, यानी नवीन शिक्षण सामग्री और हमारा जो टेक्नोलॉजी है यानी कि प्रौद्योगिकी है या शिक्षा परीक्षण और कहते विपत्ति पोषण का सहायता प्रदान करते हैं, पहुंच और समावेशी और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी करते हैं। अब क्या चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस हमारे लिमिटेड अवेयरनेस है, मेनी पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स आर अनअवेयर ऑफ राइट्स एंड रूल्स, उनको अपने राइट्स ही नहीं पता है, रूल्स ही नहीं पता है, तो ये हमारी लिमिटेड अवेयरनेस है। कैपेसिटी गैप्स है, यानी कि लैक ऑफ ट्रेनिंग अमंग एसएमसी एंड मेंबर्स और टीचर्स टू एंगेज मीनिंगफुल, यानी कि जो सदस्य है शिक्षकों के बीच समर्थन रूप से जुड़ने के लिए परीक्षण की कमी है कि वो कैसे उनके साथ टीचर एंगेज हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, जैसे जो हमारे फ्रेगमेंटेड कम्युनिटीज बिटवीन स्टेक होल्डर अफेक्ट करती है पॉलिसी एग्जीक्यूशन में, यानी हितधारकों के बीच खंडित संरचना नीति निष्पादन को प्रभावित करती है। सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स है, जैसे पॉवर्टी है, लिटरेसी है, कास्ट जेंडर बाइनेस है, जो कि हमारे ये बाधा बनती है एक्टिव पार्टिसिपेशन में। कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन यही आता है, फॉर एजुकेशन टू बी ट्रूली इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव, यानी कि शिक्षा को वास्तव में समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। एक सहयोगी दृष्टिकोण सभी शिक्षार्थियों के लिए साझा जिम्मेदारी, बेहतर जवाबदेही और बेहतर शैक्षिक परिणाम सुनिश्चित करता है, यानी कोलैबोरेटेड अप्रोच इंश्योर शेयर रिस्पांसिबिलिटी, इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स फॉर ऑल लर्नर्स। आइए हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अभी है, डिस्क्राइब करता है रोल ऑफ मिनिस्ट्री, डिस्क्राइब करें रोल ऑफ मिनिस्ट्री एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी एज ए सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आप देख भी रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन से किसी न किसी तरह से कनेक्ट करके क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, तो कृपया करके आप इसे ना छोड़ें। तो शिक्षा की सहायक प्रणाली के रूप में जो मंत्रालय है और अन्य सरकारी एजेंसी की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं MHRD को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहने लगे हैं, एंड इट एफिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसी फॉर्म करती है बैकबोन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही है। These institutions are responsible for shaping policies. ये institutions का काम होता है क्या, पॉलिसीज बनाना, इम्प्लीमेंट करना, implementing reforms, regulating standards and developing curriculum, ensuring inclusive access to quality education across the world, यानी कि जो पॉलिसीज बनाई है इनकी जिम्मेदारी होती है पॉलिसीज बनाना, उन्हें जो सुधार करना, इम्प्लीमेंट करना, रेगुलेटिंग स्टैंडर्ड को बनाए रखना, डेवलपिंग करिकुलम, एंश्योर करना कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले अक्रॉस द कंट्री। देयर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स is virtual achieving national goals of universalization, equity and excellency in education। यानी कि आप देखिए जो हमारी MOE है उससे जुड़ी सरकारी एजेंसियां भारत की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। यह संस्थाएं नीति बनाने, सुधारों को लागू करने, मानकों को विनियमित करने, पाठ्यक्रम विकसित करने और देश भर में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षा में सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल हो, समानता हो और एक्सेलेंसी हो, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको
संभावित प्रयास महत्वपूर्ण है। रोल क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तो उनके रूल्स पढ़ते हैं। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इनका काम है पॉलिसी फॉर्मेशन का, यानी कि ये पॉलिसी जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने अभी हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, यानी कि फ्रेम करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे NEP 2020, सेटिंग करना लॉन्ग टर्म विजन्स एंड प्रायोरिटीज, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन के एक विजन सेट करना, बजट का एलोकेशन करना एंड प्लानिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना फंड्स टू स्टेट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओवरसीज सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के द्वारा, curriculum and pedagogy development, गाइड करना NCERTs and other bodies in curriculum reforms and integrating skills, values and innovations, यानी कि करिकुलम एंड पेडागोजी डेवलपमेंट करना और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना, सेटअप करना परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क्स टू एक्सेस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लर्निंग्स आउटकम्स एंड लीडर टीचर क्वालिटीज, इंक्लूसिव एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, लीड्स करते हैं फ्लैगशिप्स प्रोग्राम लाइक सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा और दीक्षा, PM ई विद्या टू इम्प्रूव एक्सेस एंड इक्विटी, यानी कि नीति निर्माण करना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है। NEP 2020 जैसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को तैयार करना, दीर्घकालीन दृष्टि और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, बजट आवंटन और योजनाएं, यानी कि धन का विवरण करना और केंद्र प्रायोजित